हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। लव नॉवेल्स शुरू करते हैं। कायरा ने उन्हें एक ठंडी नज़र से देखा, न तो कुछ बोला और न ही हिला। वैशाली गुस्से में थी और चिल्लाई, तुम मुझसे पूछ ही क्यों रहे हो? अगर वह अकेली जा सकती तो क्या मैं तुम्हें बुला लेती? उसे अभी यहाँ से निकाल दो, उसे हमारी कंपनी की प्रतिष्ठा को खराब मत करने दो। दोनों सुरक्षा गार्डों ने कोई और शब्द बर्बाद नहीं किया और वे कायरा की ओर चल दिए। विक्रम ने उनके पीछे से पुकारा, उसकी आवाज़ तत्परता से भरी थी। तुम क्या कर रहे हो? उसने पूछा। सुरक्षा गार्ड कायरा की बांह पकड़ने वाले थे, लेकिन उन्होंने जल्दी से उसे वापस खींच लिया। विक्रम की आवाज़ सुनते ही वैशाली के हाव भाव बदल गए। उसका अहंकार और घमंड गायब हो गया, उसकी जगह एक चापलूसी और कृतघ्न व्यवहार ने ले ली, जैसे कि वह अपनी माँ से बात कर रही हो। सोहन सीधा उनके पास गया, वैशाली की तरफ एक नज़र भी नहीं डाली। उसकी गहरी नज़र सीधे कायरा के चेहरे पर पड़ी। उसे देखते ही कायरा दंग रह गई। मिस्टर वैंडरबिल्ट, वैशाली को अभी भी स्थिति समझ में नहीं आई थी और उसने मान लिया था कि सोहन और विक्रम जा रहे हैं। उसने जल्दी से श्रेय लेने की कोशिश की। मिस्टर वैंडरबिल्ट, इस महिला ने सीएस लॉरेंस का रूप धारण कर लिया था और आपसे मिलना चाहती थी। मैं बस सुरक्षाकर्मियों को उसे बाहर निकालने के लिए कह रही थी। आप एक मिनट रुकें, हम उसे बाहर निकाल दें, उसके बाद आप आ सकते हैं, ताकि आपकी आंखें खराब न हों। उसकी कामुक आवाज़ कुछ हद तक मजबूरी भरी थी, और जिस तरह से उसने अपना गला पकड़ा था, उससे विक्रम के रोंगटे खड़े हो गए। सोहन ने अपनी भौं को थोड़ा सिकोड़ा। उसकी नज़र कायरा के चेहरे पर टिकी रही, लेकिन उसकी आवाज़ आश्चर्यजनक रूप से कोमल थी। जब कंपनी में कुछ हुआ तो तुमने मुझे क्यों नहीं बुलाया? बुलाया? तुम्हें बुलाया? वैशाली को शुरू में लगा कि सोहन उससे बात कर रहा है। वह कुछ देर के लिए हैरान हुई, लेकिन जल्दी ही उसने अपना मुंह ढक लिया और शर्म से हंसने लगी। मिस्टर वैंडरबिल्ट, ये बस एक छोटी सी बात है। मैं इसे संभाल सकती हूँ। आपको परेशान करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा मेरे पास आपका फ़ोन नंबर भी नहीं है। विक्रम बेहद निराश था। वैशाली एचआर मैनेजर थी और उनका बहुत कम संपर्क था। वह पहले कभी सोहन जैसे किसी व्यक्ति के करीब भी नहीं आई थी। उनकी पिछली कुछ बातचीत में वैशाली सामान्य रूप से बोल रही थी। उसने उसके सामने ऐसा व्यवहार क्यों किया? सोहन, अब सुश्री लोपेज, मिस्टर वैंडरबिल्ट आपसे बात नहीं कर रहे थे। वैशाली का चेहरा जम गया जब उसने सोहन की निगाहों का अनुसरण किया और उसे एहसास हुआ कि वह पूरे समय कायरा को देख रहा था। उसे लगा जैसे उसके दिल को हजारों चाकुओं से चीर दिया गया हो। वह इतनी ईर्ष्यालु और जलनशील थी कि वह कायरा को उसी समय टुकड़े टुकड़े कर देना चाहती थी। कायरा आखिरकार मुस्कुराए और अपना सिर झुकाते हुए बोली, मेरे पास तुम्हारा फ़ोन नंबर भी नहीं है। ओएलएल। सोहन की निगाह चाकू की तरह तेज हो गई, तुरंत विक्रम पर गई। विक्रम की पीठ में ठंडक महसूस हुई और उसने जल्दी से कहा, मिस्टर वैंडरबिल्ट, मैंने प्रोड्यूसर को बिजनेस कार्ड दे दिया था। क्या ऐसा हो सकता है कि? उसने कायरा की ओर देखा। मिस डोनोवन को यह मिला नहीं। बिजनेस कार्ड? कायरा को तभी याद आया कि करिश्मा ने उसे बिजनेस कार्ड दिया था। यकीनन बिजनेस कार्ड पर कंपनी का पता और सोहन का फ़ोन नंबर था। उसने अजीब तरह से अपने होंठ काटे और चुपके से बिजनेस कार्ड वापस अंदर डाल दिया, हल्के से हंसते हुए, हे मैंने ध्यान नहीं दिया। क्या ऐसा था कि उसने वास्तव में ध्यान नहीं दिया या उसे बिल्कुल भी परवाह नहीं थी? सोहन की निगाहें काली पड़ गईं जब उसने कायरा को देखा और कहा, मेरे साथ ऊपर आओ। ठीक है। कायरा ने अपना बैग कंधे पर लटकाया और उसके पीछे लिफ्ट की ओर चली गई। सोहन कुछ ही कदम चलने के बाद अचानक रुक गया, जिससे कायरा अचंभित रह गई। वह सीधे उसकी चौड़ी पीठ से जोर से टकराए। कायरा को लगा कि उसकी दृष्टि काली हो गई है और उसके पैर लड़खड़ा रहे हैं। वह बाएं और दाएं लड़खड़ाती रही। अचानक एक लंबा पतला हाथ उसकी नाजुक कमर के चारों ओर लिपटा, उसे धीरे से पीछे खींच रहा था। एक बार फिर वह गर्म बाहों में लिपटी हुई थी, पुदीने की ताज़ा खुशबू में लिपटी हुई थी। उसकी कमर के चारों ओर हाथ ने केवल उसके शरीर को स्थिर किया और कोई भी अनुचित हरकत नहीं की। हालांकि गर्मी उसके कपड़ों के माध्यम से रिस रही थी, उसकी संवेदनशील त्वचा को झुलसा रही थी। उसका सुन्नत दिल अचानक धड़कना बंद कर देता है। सोहन ने अपना सिर नीचे किया, टक्कर से उसकी थोड़ी लाल हो चुकी नाक को देखा। उसकी आंखों में आंसू बह निकले। उसने अपनी भौहें सिकुड़ी और पूछा, तुम मेरे पीछे क्यों चल रही हो? गिरने के कारण वह अभी भी भ्रमित थी, लेकिन दर्द ने उसे वास्तविकता में वापस ला दिया। उसने अपनी नाक को ढकने के लिए अपना हाथ उठाया और कराहते हुए कहा, आह, ये दर्द कर रहा है सर। आपके पैर बहुत लंबे हैं, मैं नहीं चल पाऊंगी। इससे पहले सोहन ने कभी इस मुद्दे पर ध्यान नहीं दिया था। उसने कायरा के पैरों पर नज़र डाली। हालांकि कायरा के पैर उसके पैरों की तुलना में लंबे और पतले थे, लेकिन उसकी कमर सिर्फ उसकी जांघों तक पहुंच रही थी। कई जोड़ी आंखों से उन पर आश्चर्य महसूस करते हुए सोहन ने अपनी नज़र उठाए और देखा कि विक्रम, वैशाली, रिसेप्शनिस्ट और 2 सुरक्षा गार्ड उन्हें घूर रहे थे। उसने कायरा को स्थिर होने में मदद की और सोच समझकर कहा, विक्रम, अब कंपनी को साफ करने का समय आ गया है।
जो लोग खुद को बहुत बड़ा समझते हैं और बिना तथ्यों को जाने लोगों को बाहर धकेलते हैं, उन्हें तुरंत निकाल दिया जाना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि वे मेरी दृष्टि को धूमिल करें। विक्रम ने जल्दी से अपना लगभग खुला जबड़ा पकड़ा। हाँ मिस्टर सोहन, कृपया निश्चिंत रहें। इतना कहने के बाद विक्रम वैशाली और बाकियों की ओर मुड़ा। तुम सभी को निकाल दिया गया है, अब कंपनी छोड़ दो। रिसेप्शनिस्ट ठीक था, लेकिन वैशाली इसे मानने को सबसे ज्यादा अनिच्छुक थी। वह स्नातक होने के तुरंत बाद कंपनी में शामिल हो गई और अपनी वर्तमान स्थिति तक पहुंचने के लिए 3 साल तक लगन और अथक परिश्रम किया। उसने जो प्रयास और पसीना बहाया था, वह केवल उसे ही पता था। मिस्टर वैंडरबिल्ट, उसकी आवाज़ अब पहले जैसी शर्मीली नहीं थी। वह घबरा गई। ADHIAMI मियामी में पार्टी करने की जगह है। यात्राओं और ओवर अंडर पर बोस्ट खांसने की प्रतिभा गाइड पिला मियामी में अवश्य आजमाए जाने वाले स्थान। और जाने बंद करें मिस्टर वैंडरबिल्ट, मैं आपसे विनती करता हूं कि मुझे न निकालें। मैंने अभी अभी एक घर खरीदा है और अभी भी ऋण चुकाना है। आप मुझे पदावनत कर सकते हैं, लेकिन कृपया मुझे न निकालें। भीख मांगना बंद करो। जल्दी से यहाँ से चले जाओ। अगर तुम मिस्टर सोहन के कानों को खराब करती रहोगी तो तुम इस इंडस्ट्री में टिक नहीं पाओगी। हालांकि वैशाली ने सोहन के तरीकों को व्यक्तिगत रूप से नहीं देखा था, लेकिन उसने उनके बारे में सुना था। उसने डर के मारे अपना मुंह बंद कर लिया और सोहन को नाराजगी से देखा। क्यों वह कायरा से छुटकारा पाना चाहती थी, फिर भी सोहन ने उसे निकाल दिया था। यह कोई बड़ी समस्या नहीं थी। यह इस हद तक कैसे बढ़ गई? सोहन ने उसे एक नज़र भी नहीं बख्शी। उसने कायरा से कहा, ध्यान से पीछे चलो और किसी चीज़ से मत टकराओ। कायरा ने अपनी नाक रगड़ी और कहा, ठीक है। कुछ कदम चलने के बाद उसे एहसास हुआ कि सोहन ने जानबूझकर अपनी गति धीमी कर दी थी। उसके लिए उसके साथ बने रहना आसान था। तो जब सोहन अचानक पहले रुक गया, तो क्या यह इसलिए था क्योंकि उसे याद आया कि उसने अभी तक वैशाली और बाकी लोगों से निपटा नहीं था? क्या वह उसका गुस्सा निकालने में उसकी मदद कर रहा था? कायरा समझ नहीं पा रही थी कि उसने उसके साथ इतना अच्छा व्यवहार क्यों किया। क्या एयरपोर्ट पर हुई एक छोटी सी मुलाकात ने उसे उसका इस तरह बचाव करने के लिए प्रेरित किया होगा? सोहन ने अपना दाहिना हाथ जेब में डाला। तुम इस तरह क्यों पूछ रहे हो? हे, कायरा ने मजाकिया अंदाज में मुस्कुराते हुए अपना सिर घुमाकर उसकी ओर देखा और कहा, तुम्हें पता है मैं CS लॉरेंस हूँ। इनकार मत करो। तुमने मुझे अभी देखा था और तुम बिल्कुल भी हैरान नहीं हुए। तुम मेरे पास आए और मुझसे पूछा कि मैंने तुम्हें क्यों नहीं बुलाया। ये स्पष्ट है कि तुम जानते थे। तो क्या स्क्रिप्ट में कोई समस्या नहीं थी? क्या तुमने मुझे यहाँ आने के लिए बस यूं ही कोई बहाना बना लिया था? चाल शब्द शायद पहली बार था जब किसी ने सोहन पर इसका इस्तेमाल करने की हिम्मत की थी। यह महिला, कायरा, युवा थी लेकिन काफ़ी दुस्साहसी थी। सोहन ने एक भान उठाए और कायरा का सामना किया। उसने कहा, इस बारे में बात करते हुए मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। 6 फीट और 6 इंच की ऊंचाई पर सोहन एक पहाड़ की तरह खड़ा था। उसकी उपस्थिति ने एक जबरदस्त दबाव पैदा किया जिसने सहज रूप से कायरा को एक कदम पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। तुम क्या पूछना चाहती हो? वह हकलाते हुए बोली। सोहन ने अपने होठों को थोड़ा सा सिकुड़ा, करीब आया और उसकी छाती से लटकते हुए काम के बैच पर नजर डाली। CS लॉरेंस। C का मतलब कैरा है और S का मतलब क्या है? तुमने यह उपनाम क्यों चुना? इसमें क्या गलत है? कैरा उसके शब्दों से पूरी तरह हैरान थी। उसकी भारी मौजूदगी के कारण वह कमज़ोर, असुरक्षित और असहाय दिखाई देते हुए जल्दी से 2 कदम पीछे हट गई। हालांकि लिफ्ट इतनी ही बड़ी थी और उसकी पीठ जल्द ही ठंडी लिफ्ट की दीवार से दब गई। उसके पास पीछे हटने के लिए और जगह नहीं थी। एक तेज थपकी के साथ सोहन ने दोनों हाथों को लिफ्ट की दीवार पर टिका दिया, उसे अपने और दीवार के बीच में कैद कर लिया। उसने अपना सिर नीचे किया, उसकी नज़र उसकी आंखों पर टिकी हुई थी। उसके पूरे शरीर में एक खतरनाक आभा फैल रही थी। हम कोई जवाब नहीं दे सकते। उस आदमी की मौजूदगी ने कैरा को पूरी तरह से घेर लिया। वह उसकी सांसों को अपने बालों से टकराते हुए भी महसूस कर सकती थी। इतनी नज़दीकी से कायरा को खतरे का एहसास हुआ, फिर भी किसी कारण से उसे पता था कि सोहन उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उसने अपना सिर उठाया और उसकी नज़र उसके नाजुक होंठों से मिली। एक पुरुष होने के बावजूद उसके होंठ गुलाबी थे, किसी भी लिपस्टिक के रंग से ज़्यादा आकर्षक। उसने पहले भी ऐसे आकर्षक होंठ देखे थे। उफ, ऐसे पल में वह अभी भी उस मामले के बारे में क्यों सोच रही थी? उसके सामने खड़ा आदमी कोई और नहीं बल्कि शिवा का बड़ा भाई था। उसके चेहरे पर गर्मी महसूस करते हुए उसने जल्दी से अपनी नज़रें हटा लीं, जैसे कि उसकी आंखें जल गई हों, और कहा, मैंने अपना उपनाम CS लॉरेंस इसलिए चुना क्योंकि मुझे लगता है कि यह नाम मेरे लिए सौभाग्य लाएगा। C का मतलब है कैरा। S का मतलब है शेक्सपियर, मेरे पसंदीदा लेखक। लॉरेंस शब्द लॉरेल से लिया गया है, जो विक्रम का रोमन प्रतीक है। सोहन की अभिव्यक्ति क्षण भर के लिए रुक गई और वह थोड़ा असहज हो रहा था।
जब उसने पहली बार यह उपनाम देखा तो उसने अवचेतन रूप से शुरुआती एस को खुद से जोड़ लिया, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि कैरा शेक्सपियर के कारण इसे चुनेगी। हालांकि यह ज्यादा उचित लग रहा था। तभी एक डिंग के साथ लिफ्ट का दरवाज़ा खुला। सोहन ने अपने हाथ वापस खींच लिए और लापरवाही से अपना दाहिना हाथ अपनी जेब में डाल लिया। तुम वाकई बहुत सभ्य हो, उसने शांति से कहा, जैसे कि वह कैरा के साथ वास्तव में एक साधारण मामले पर चर्चा कर रहा था। कैरा ने अपना लाल चेहरा ढकने के लिए अपना हाथ उठाया और लिफ्ट से बाहर निकलते समय उसके चेहरे को देखा। उसने चंचलता से उसकी ओर जीभ निकाली। काफी सुसंस्कृत से उनका क्या मतलब था? वह पहले से ही अच्छी शिक्षा प्राप्त कर चुकी है। वह सिल्वर्टन विश्वविद्यालय में दशकों से देखी गई एक असाधारण छात्रा थी। उसका चरित्र उत्कृष्ट था और उसके ग्रेड भी बेहतरीन थे। कैरा के पास तो डबल डिग्री भी थी। सोहन ने अचानक पलटकर उसकी ओर देखा। क्या तुम नहीं आ रही हो? कैरा ने जल्दी से अपनी गुलाबी जीभ वापस खींची और अजीब तरह से उसके बगल में चली गई। सोहन का कार्यालय इस इमारत की सबसे ऊपरी मंजिल पर था, 88वीं मंजिल पर। विशाल कार्यालय क्षेत्र में एक भी महिला नहीं दिख रही थी। पूरा क्षेत्र पुरुषों से भरा हुआ था और कैरा को लगा कि सोहन को शायद महिलाओं के प्रति कुछ तिरस्कार था। हर कोई जानता था कि शीर्ष मंजिल पर सीईओ के कार्यालय से सटा हुआ कार्यालय कंपनी का दिल था। ये देखकर कि वहां एक भी महिला नहीं थी, कैरा को आश्चर्य हुआ कि क्या सोहन महिलाओं के बारे में अपेक्षाकृत कम राय रखता है। सोहन के बगल में चलते हुए वह उन पुरुषों की जांच करने वाली निगाहों को महसूस कर सकती थी, जिससे उसे एक अजीब सी अनुभूति हो रही थी। जब वे उसके दफ्तर में दाखिल हुए तो बाहर खड़े लोग एक साथ इकट्ठे हो गए। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा। क्या मुझे कोई भ्रम हुआ है? मिस्टर सोहन वाकई एक औरत को यहाँ लेकर आए हैं। यह कोई भ्रम नहीं था, मैंने भी देखा। हे भगवान, क्या यह मंजिल बाहरी लोगों के लिए वर्जित नहीं है? यहाँ तो कंपनी के मैनेजर भी नहीं आ सकते। वह औरत यहाँ क्यों है? पास में खड़े किसी ने उसके सिर पर थप्पड़ मारा। क्या तुम बेवकूफ़ हो? मिस्टर सोहन व्यक्तिगत रूप से उसे पाला है। ये स्पष्ट है कि वह उसे बाहरी व्यक्ति के रूप में नहीं देखता है। बाहरी व्यक्ति नहीं, फिर वह कौन है? हे, पुरुषों का समूह इशारा करते हुए हंसा। वह श्रीमती वैंडरबिल्ट होनी चाहिए। किसी ने संदेह किया, यह जरूरी नहीं है कि सच हो। वैंडरबिल्ट काफ़ी व्यापक हैं। वह किसी दूर के रिश्तेदार की युवा पीढ़ी हो सकती है। अरे ये देखो, किसी ने अपना फ़ोन उठाया और स्क्रीन पर वैशाली द्वारा किया गया फेसबुक पोस्ट था। व्यक्ति इतना उत्साहित था कि उसका चेहरा लाल हो गया। क्या तस्वीर में लड़की यहाँ वाली लड़की जैसी नहीं है? सभी ने देखा और एक के बाद एक सिर हिलाया और कहा, ये वही है। हाँ, श्री सोहन ने वास्तव में व्यक्तिगत रूप से उत्तर दिया। क्या आपने पहले भी श्री सोहन को किसी के फेसबुक पोस्ट का जवाब देते देखा है? इस खुलासे के बाद किसी ने इस पर आगे सवाल नहीं उठाया। वे सभी सीईओ के कार्यालय के दरवाजे की ओर देखने लगे। उनके चेहरे पर स्पष्ट मुस्कान थी। वे अंदर गए और दरवाजा बंद था। सोहन का कार्यालय काफी विशाल था, जो 300 वर्ग मीटर में फैला हुआ था। कार्यस्थल के अलावा एक लाउंज, मीटिंग और वीडियो कॉल के लिए मल्टीमीडिया रूम था। इतनी ऊंची मंजिल पर खड़े होने पर कायरा को लगा कि हवा बहुत ताज़ा थी। सोहन बैठक क्षेत्र में सोफे पर बैठ गया और उसने अपना हाथ कायरा की ओर बढ़ाया। कायरा समझ गई और चली गई। अचानक उसकी नज़र सोहन के सामने गोल मेज पर पड़ी, जहां द 25th आवर की एक बहुत ही ध्यान देने योग्य स्क्रिप्ट रखी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि उन्होंने उसकी स्क्रिप्ट पढ़ ली थी और उसे यहाँ बुलाया था, स्क्रिप्ट के मामलों पर चर्चा करने के लिए। आश्चर्यचकित होकर उसने अपनी आंखें झपकाईं और कमजोरी से सोहन के सामने सोफे पर बैठ गई। श्री सोहन ने अपनी स्क्रिप्ट पढ़ी और उसे यहाँ बुलाया था, स्क्रिप्ट के मामलों पर चर्चा करने के लिए। आश्चर्यचकित होकर उसने अपनी आंखें झपकाईं और कमजोरी से सोहन के सामने सोफे पर बैठ गई। वैंडरबिल्ट, क्या तुमने वाकई मेरी स्क्रिप्ट पढ़ी है? सोहन के होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। मैंने इसे नहीं पढ़ा है, मैंने तुम्हें यहाँ फुसलाया है। हे, कायरा को इतनी शर्मिंदगी महसूस हुई कि वह एक गड्ढा खोदकर छिप जाना चाहती थी। उसने जल्दी से अपना बैग निकाला, अंदर से स्क्रिप्ट निकाली और कहा, मिस्टर वैंडरबिल्ट, कृपया मजाक न करें। मैंने अभी बहुत सोच लिया। चलो अब स्क्रिप्ट के मामले पर बात करते हैं। सोहन ने अपना फ़ोन निकाला और उसे गोल मेज पर रख दिया। स्क्रिप्ट पर चर्चा करने से पहले क्या तुम्हें वैशाली द्वारा किए गए फेसबुक पोस्ट को संभालने की ज़रूरत नहीं है? कायरा जानती थी कि वैशाली ने पहले उसकी एक तस्वीर खींची थी और उसे फेसबुक पर पोस्ट किया था। वह एक छोटी सी हस्ती थी, लेकिन खास मशहूर नहीं थी। वह उन इंटरनेट हस्तियों जितनी लोकप्रिय नहीं थी। उनकी ख्याति मुख्य रूप से ऑनलाइन साहित्य जगत में थी। जब काम की बात आती थी तो वह हमेशा गंभीर रहती थी। कोई ज़रूरत नहीं, यह एक छोटी सी बात है। मैं इसे संभालूं या न संभालूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका समय कीमती है मिस्टर वैंडरबिल्ट, मैं इसे इस पर बर्बाद नहीं करूंगी।
सोहन ने एक भौं उठाई और गोल मेज से स्क्रिप्ट उठाने के लिए झुका। कायरा ने उसके हाथों में स्क्रिप्ट की ओर देखा। सर, क्या आपको लगता है कि कहीं कोई समस्या है? हालांकि सोहन ने स्क्रिप्ट को खोले बिना ही पकड़ लिया और लापरवाही से जवाब दिया, शुरुआत। कायरा का मानना था कि उसकी शुरुआत थोड़ी बहुत अस्पष्ट थी, लेकिन इसमें कोई भी अजीब कथानक बिंदु नहीं था। उसने शुरुआती दृश्य को शुरू से अंत तक ध्यान से पढ़ा, फिर भ्रम में अपनी भौं सिकोड़ ली। मुझे लगता है कि यह ठीक है, लेकिन थोड़ा। अचानक उसने सोहन की ओर संदेह भरी नज़र से देखा। मिस्टर वैंडरबिल्ट, क्या आप पुराने जमाने के व्यक्ति हैं? क्या कहानी में कोई रोमांटिक तनाव नहीं होना चाहिए? पुराने जमाने के? वह सोहन के चेहरे पर गंभीरता आ गई। मैं रोमांटिक तनाव का विरोध नहीं करती, मेरे तर्क में कहाँ खामी है? किताब को प्रकाशित हुए लगभग 4 साल हो चुके हैं और किसी ने कभी नहीं कहा कि मेरी कहानी में तर्क में खामी है। उसने अंग्रेजी साहित्य में स्नातक की डिग्री नहीं ली थी, लेकिन उसकी भाषा कौशल ठोस थी। इसके अलावा ये सिर्फ एक साधारण रोमांस उपन्यास था, बहुत गहरा नहीं। इस पुस्तक में सरल भाषा और यथार्थवादी चरित्र विकास था। कायरा के तर्क में खामी कैसे हो सकती है? उसे विश्वास नहीं हुआ। सोहन ने स्क्रिप्ट को बिना देखे ही वापस टेबल पर फेंक दिया। 2 अजनबियों ने अपनी पहली मुलाकात में कुछ अनुचित किया। कायरा, क्या ये तुम्हें समझ में आता है? उसने उसे इतनी स्वाभाविकता से कायरा कहा जैसे कि उसने इसे पहले अनगिनत बार कहा हो। इस ध्वनि ने कायरा के दिल को झकझोर दिया और दर्द हुआ जैसे कि उसे बिजली का झटका लगा हो। उसने उसे एक सौम्य और संयमित नज़र से देखा, जानबूझकर अपनी तीक्ष्णता को नियंत्रित किया। उसकी आंखों के सामने कायरा का दिल बेकाबू होकर धड़क रहा था। स्पष्ट रूप से वे स्क्रिप्ट के बारे में गंभीर चर्चा कर रहे थे, तो उसका दिल बेकाबू होकर क्यों धड़क रहा था? अचानक कायरा उसकी निगाहों को और अधिक देर तक रोक नहीं पाए। उसने घबराहट में अपना सिर नीचे कर लिया, उसकी उंगलियां स्क्रिप्ट के कोनों को बेखबर मोड़ रही थीं। बेशक, ये समझ में आता है, क्योंकि एक आदमी कभी भी एक सुंदर महिला को अस्वीकार नहीं करेगा जो पहल करती है और एक साहसिक प्रस्ताव रखती है। उसने ऐसे बात की जैसे वह पुरुषों को बहुत अच्छी तरह समझती हो। भौहें सिकोड़ते हुए सोहन ने पूछा, तुम्हें ये किसने बताया? कायरा आश्वस्त नहीं, एक बार फिर उसकी नज़रों से मिलने के लिए अपना सिर उठाया। क्या यह मामला नहीं है? सोहन ने व्यंग्य किया और उसकी नज़र अचानक उसे देखते हुए बहुत आक्रामक हो गई। मैं ऐसा नहीं हूँ। छी! कायरा ने उपेक्षा के साथ अपनी आंखें घुमाई। वह ऐसा था या नहीं, कौन जानता है? वैसे भी ये पहली और एकमात्र बार था जब वह इस तरह की स्थिति में थी। सोहन ने उसके संदेह भरे भाव को देखा, फिर अपना हाथ उठाया और अपनी उंगली से कायरा को इशारा किया। मेरी बात पर विश्वास नहीं करते? अगर नहीं, तो आप इसे आजमा सकते हैं। इसे आजमाओ। उसे ऐसा कैसे करना चाहिए था? क्या वह उससे एक साहसिक कदम उठाने के लिए कह रहा था? यह कायरा को थोड़ा निराश महसूस हुआ। उसने अपने जीवन में कभी इस तरह का काम नहीं किया था, और अगर बड़ा बॉस सहमत नहीं होता है तो फिल्म की शूटिंग नहीं हो सकती। पूरी टीम इंतजार करती रह जाएगी। अब सोहन इस मुद्दे पर उसका रास्ता रोक रहा था। अगर वह उसे मना नहीं पाती तो उसे इसके परिणाम भुगतने होंगे और पूरी टीम उसे दोषी ठहराएगी। इन विचारों को ध्यान में रखते हुए उसने अपने दांत पीसते हुए स्क्रिप्ट को गोल मेज पर पटक दिया और दृढ़ निश्चय के साथ खड़ी हो गई। ठीक है, तो मैं इसे आजमा कर देखूंगी। कौन किससे डरता है? शब्द निकल चुके थे, लेकिन शॉन की ओर बढ़ते हुए उसकी बहादुरी थोड़ी डगमगा गई। आखिरकार उस आदमी ने सख्त आत्मनियंत्रण की आभा बिखेरी और उसके पैर थोड़े कांपने लगे। बस मैं सच में पागल हो गई हूँ। बस मुझे मत मारो, उसने अपनी आवाज़ में कंपन के साथ कहा। सोहन ने धीरे से ठहाका लगाया, क्या तुम ही नहीं हो जिसने कहा था कि पुरुष उस महिला को अस्वीकार नहीं करेंगे जो पहल करती है? जिस तरह से उसने कहा, कायरा को वाकई इस बात पर यकीन नहीं हुआ। उसने अपनी मुट्ठी को अपने दोनों तरफ से कस लिया, फिर अचानक अपनी चाल तेज कर दी। कुछ ही कदमों में वह सोहन के ठीक सामने थी। उसने गहरे रंग का प्लेड सूट पहना हुआ था, उसके नीचे एक सफ़ेद शर्ट थी जो हमेशा की तरह उसका स्टाइल था। आज उसने टाई नहीं पहनी थी, उसकी शर्ट का ऊपरी बटन खुला हुआ था जिससे उसकी सेक्सी कॉलरबोन का पता चल रहा था। कायरा ने उसकी कॉलरबोन को घूरा और धीरे धीरे नीचे झुक गई। सोहन शांत बैठा रहा, बिना उसके पास जाने से बचते हुए या उसे दूर धकेले बिना। उसने बस अपनी निगाहें नीची की। हिचकिचाती हुई महिला को देखते हुए उसने अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया। वह भी कुछ पल पहले बहुत बोल्ड थी, लेकिन अब अप्रत्याशित रूप से डरपोक थी। ये प्यारा था। उसके चेहरे पर उसकी निगाहें महसूस करते हुए कायरा ने घबराकर निगल लिया। ये स्थिति उसके लिए वाकई मुश्किल थी। उसने पहले कभी किसी पुरुष को आकर्षित नहीं किया था और अब उसे नहीं पता था कि कैसे शुरू करना है। उसके छोटे हाथ ने सोहन के सूट के बटन पकड़े और उन्हें खोलते समय कांप रही थी। उसने उसकी तरफ देखा और पाया कि उसके हाव भाव में कोई बदलाव नहीं आया, ठीक वैसे ही जैसे जब वे पहले स्क्रिप्ट पर चर्चा कर रहे थे। उसने राहत की सांस ली।
वह नाराज नहीं था। यह अच्छा है। थोड़ा ज्यादा साहसी महसूस करते हुए उसने सोहन की शर्ट के बटन पकड़े और उन्हें एक एक करके खोल दिया। सभी बटन खोलने के बाद उसकी मांसल छाती दिखाई दी। सेट पर वापस टीना ने मशहूर अभिनेता मयंक के पेट को देखकर एक प्रेयरी डॉग की तरह व्यवहार किया था। अगर वह सोहन की छाती देखती तो उसकी नाक से खून बहने लगता और वह वहीं मर जाती। उसका शरीर बहुत ही शानदार था। शिवा के बड़े या मिस्टर सोहन होने के बारे में भूल जाओ। वे उपाधियां और उसका रूप और शरीर पूरी तरह से असंगत थे। वह बस एक आदमी था, एक युवा और करिश्माई आदमी जो महिलाओं को पागल कर सकता था। क्या तुम जो देख रही हो उससे खुश हो? अचानक उसके कान के पास से एक चंचल आवाज आई। कायरा अपने विचारों में इतनी खोई हुई थी कि उसने उसे नहीं सुना था। सोहन ने एक भान उठाए और उसकी आंखों के सामने अपना हाथ लहराया। कायरा, अगर तुम घूरती रही तो मुझे तुमसे पैसे वसूलने पड़ सकते हैं। कायरा वास्तविकता में वापस आ गई। उसे एहसास हुआ कि वह अपना संयम खो चुकी थी। उसने जल्दी से एक दोषी विवेक के साथ अपनी नज़रें हटा लीं। मैं नहीं देख रही थी। वह अपने कठोर बाहरी रूप को बनाए रखने की कोशिश कर रही थी। सोहन ने शांति से उसके होंठ खींचे। क्या तुम जारी रखना चाहती हो? बेशक, चलो जारी रखते हैं। कायरा स्क्रिप्ट बदलना नहीं चाहती थी। ये शुरुआती दृश्य था, इसे यहाँ बदलने से पूरी कहानी बाधित हो जाएगी। इसके अलावा वह पूरी स्क्रिप्ट को फिर से लिखना नहीं चाहती थी और फिल्म क्रू इंतजार नहीं कर सकता था। और ठीक है, चलो इसे आजमाते हैं। उसने अपने दांत पीस लिए और इसे करने का फैसला किया। उसने यहाँ थोड़ा सा छुआ और वहाँ थोड़ा सा करीब से पकड़ा, अपनी जिज्ञासा को संतुष्ट किया। हालांकि सोहन ने बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं की। उसने बस अपनी नज़रें नीची कर लीं, उसे ध्यान से देखा। यह उसे निराश कर रहा था। क्या ये पर्याप्त नहीं था? अब उसे क्या करना चाहिए? वह हार नहीं मान सकती थी। कायरा सोहन के होंठों को घूरने से खुद को रोक नहीं पाए। वे इतने भरे और आकर्षक थे कि वह खुद को उनकी ओर खींचा हुआ महसूस कर सकती थी। उसने महसूस किया कि उसका चेहरा लाल हो गया है और उसका दिल तेजी से धड़क रहा है। कैरा ने कुछ देर तक उसके होठों को देखा, फिर पलकें झपकाईं और उसे चूमने के लिए झुकी। सोहन चौंक गया। वेस्टर्न विने मोबीफोन के माध्यम से भेजे गए प्रेषण प्राप्त करें। उसने उसे चूमा। उसने वास्तव में उसे पहले चूमा। कायरा को इस क्षेत्र में कोई अनुभव नहीं था। उसका रोमांस जीवन 4 साल पहले की उस आकस्मिक घटना को छोड़कर एक खाली कागज की तरह था। उसे नहीं पता था कि आगे क्या करना है। 10 सेकंड से ज्यादा समय तक सहने के बाद उसने महसूस किया कि सोहन ने अभी भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। उसने अपनी आंखें खोली और अप्रत्याशित रूप से उससे नजरें मिला लीं। उसकी आंखें थोड़ी गहरी हो गईं, स्थिर रूप से उसे घूरते हुए। ऐसा लग रहा था कि वह वास्तव में हार गई थी, और पूरी तरह से हार गई थी। पराजित और निराश महसूस करते हुए उसने अपनी पलकें नीचे की और धीरे धीरे दूर चली गई। जैसे ही वह जाने वाली थी, अचानक एक जोड़ी बड़े हाथों ने उसकी पीठ पर दबाव डाला। उसका शरीर घूम गया और वह सोहन की गर्म बाहों में गिर गई। उसने उसे आश्चर्य से देखा। बोलने का समय भी नहीं मिला इससे पहले कि सोहन ने सीधे उसे चूमा। सोहन ने सिल्वर्टन में कायरा का 4 साल तक इंतजार किया था। ऐसा नहीं था कि वह उससे बहुत प्यार करता था, न ही वह उससे इतनी गहरी नफरत करता था। वह बस इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। कोई भी उसके साथ कुछ दुस्साहस करने की हिम्मत नहीं करता था, उसकी अनुमति के बिना छोड़ना तो दूर की बात है। उसने सोचा कि एक बार उसने कायरा को पकड़ लिया तो वह उस दुस्साहसिक रात का बदला ले सकता है। हालांकि वह वापस आ गई थी। वह 4 साल पहले की तरह ही दिख रही थी, उसी अंतर्निहित मासूमियत के साथ। ऐसा लग रहा था जैसे समय बीतने और दुनिया के भ्रष्ट प्रभाव के बावजूद वह अभी भी अपनी पवित्रता को बरकरार रखे हुए है, आज़ादी और बेरोक-टोक जी रही है। वह उस पवित्रता से ईर्ष्या करता था जो उसके अंदर से बाहर तक चमकती थी। वह उसकी आंखों की मासूमियत को संजोता था। वह एक दर्पण की तरह थी जो उसका एक ऐसा पक्ष प्रतिबिंबित कर रही थी जो उसके पास पहले कभी नहीं था। वह लंबे समय से चली आ रही अनिच्छा अधिकार की भावना में बदल गई थी। सोहन चाहता था कि कायरा वैसी ही रहे जैसी वह भी है, उसके संरक्षण में। अचानक कायरा सोहन के कंधों पर हाथ रखते हुए उसने अचानक जोर लगाया, उसे जोर से धक्का देकर दूर धकेल दिया और फिर जल्दी से उसके आलिंगन से बाहर निकल गई। हा। शर्माते हुए कायरा ने अपना मुंह बंद किया और जोर से हंसी। सर, मैं जीत गई। सोहन दंग रह गया। वह भावनात्मक रूप से भावुक हो गया था, फिर भी उसे केवल जीतने या हारने की परवाह थी। वह वास्तव में कुछ खास थी। ठीक है, उसने सिर हिलाया, उसकी गहरी आवाज़ थोड़ी कर्कश थी। तुम जीत गए। तुम्हें क्या इनाम चाहिए? इनाम? मियामी में पार्टी करने की जगहें। गाइड मियामी आवाज़ कफिंग जीनियस गाइड मियामी में ज़रूर आजमाए जाने वाली जगहें। और जाने करीब कैरा ने अपना हाथ अपने मुंह से हटाया, गोल मेज़ के किनारे चली गई और वह स्क्रिप्ट उठाई जिसे उसने पहले गुस्से में मेज़ पर फेंक दिया था।
उसने मजाकिया ढंग से उसे सोहन की तरफ हिलाया और कहा, बेशक तुम्हें नर्म पड़ना चाहिए और प्रोडक्शन टीम को सामान्य फिल्मांकन के साथ आगे बढ़ने देना चाहिए। सोहन ने हल्के से ठहाका लगाया, उसकी पतली उंगलियां इत्मीनान से बटन दबा रही थीं। मुझे डर है कि यह इतना आसान नहीं है। इतना आसान नहीं है। कैरा चिंतित हो गई। मैंने निष्पक्ष और स्पष्ट रूप से जीत हासिल की। यह अभी भी संभव क्यों नहीं है? करीब सोहन खड़ा हुआ, सुरुचिपूर्ण ढंग से अपने सूट को ठीक किया, फिर उसकी ओर देखने के लिए अपनी नज़र उठाई। तुमने कल मुझे खाने पर आमंत्रित करने का वादा किया था, लेकिन तुमने अपना वादा पूरा नहीं किया। सिर्फ इसके लिए? क्या वह उस पर दबाव डालने के लिए इसे पकड़े रहने वाला था? कैरा को थोड़ी निराशा हुई। कोई भी समस्या जो पैसे से हल हो सकती थी, वास्तव में कोई समस्या नहीं थी। ठीक है, उसने स्क्रिप्ट अपने बैग में रख ली। मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगी, लेकिन तुम्हें मेरी स्क्रिप्ट को अब और नहीं रखना चाहिए। नहीं तो पूरी टीम शायद मेरी जान ले लेगी। वे हिम्मत नहीं करेंगे। उसकी आवाज़ अपनी मूल स्थिति में लौट आई थी, गहरी और चुंबकीय, अच्छी तरह से पुरानी शराब की बोतल की तरह, कानों को भिगोने के लिए पर्याप्त समृद्ध। कैरा ने अपना बैग अपने कंधे पर लटकाया और उसकी ओर नाक सिकोड़ ली। तुम कहते हो कि वे हिम्मत नहीं करेंगे, लेकिन तुम्हें कैसे पता? मैं बस एक मामूली स्क्रिप्ट राइटर हूँ। वे अभी मेरे साथ अच्छा व्यवहार कर सकते हैं, लेकिन अगर मेरी वजह से फिल्मांकन में देरी हुई तो वे मेरा जीना मुश्किल कर देंगे। किसी के पैसे काटना उसके माता पिता को मारने के समान था, एक सबक जो उसने हमेशा समझा था। भले ही हर कोई दोस्ताना और सहयोगी लग रहा था, लेकिन अगर आप उन्हें कुछ दिनों के लिए देरी करने या काम शुरू करने से रोकने की कोशिश करते तो वे सभी क्रोधित हो जाते। सोहन ने पहले ही अपना पैर उठा लिया था और अपना दाहिना हाथ जेब में डाल लिया था और दरवाजे की ओर चल पड़ा। तो बेहतर होगा कि तुम जल्दी से मुझे वह खाना खिलाओ। कैरा ने रुकने की हिम्मत नहीं की और जल्दी से पीछे चल दिया। जब वे चले गए तो कार्यालय क्षेत्र में लोग अपने कामों में व्यस्त थे, लापरवाही से उनकी ओर देख रहे थे। जैसे ही वे लिफ्ट में चढ़े और उनकी आकृतियां पूरी तरह से गायब हो गईं, पुरुषों का एक समूह इकट्ठा हो गया। क्या किसी ने देखा कि उस लड़की का चेहरा कितना लाल हो गया था? मैंने देखा। किसी ने जल्दी से अपना हाथ उठाया। और सोहन, हे, उनके चेहरे पर एक आत्मसंतुष्ट भाव के साथ, जाहिर है वे सफल हुए। अतीत की बात करें तो कितनी महिलाएं सोहन का पीछा करती थीं, सभी सेक्सी, आकर्षक और अनगिनत स्त्रियोचित आकर्षण वाली थीं। लेकिन मिस्टर सोहन ने उनकी ओर एक नज़र भी नहीं डाली। अब वह इस युवती पर मोहित हो गया है। तस्क। खैर, इसका मतलब केवल ये हो सकता है कि इस युवती ने मिस्टर सोहन की सौंदर्य संबंधी प्राथमिकताओं को गुदगुदाया। उनके बगल में विक्रम ने जोर से खांसते हुए कहा, मैंने गपशप करने वाली महिलाओं को काफ़ी देखा है, लेकिन ये पहली बार है जब मैंने इतने बड़े सज्जनों के समूह को गपशप के लिए एक साथ इकट्ठा देखा है। विक्रम, किसी ने अपनी गर्दन आगे बढ़ाकर उससे मुस्कराते हुए पूछा, क्या मिस्टर सोहन सिल्वर्टन में 4 साल सिर्फ उसका इंतजार करने के लिए रुके थे? विक्रम के चेहरे पर गंभीर भाव थे। हमें मिस्टर सोहन के बारे में जो कुछ भी कहना है, उसमें सावधान रहना चाहिए। वह ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके साथ खिलवाड़ किया जा सके। उस व्यक्ति ने मुंह बनाया, उसे लगा कि यह मजेदार नहीं है, और समूह तितर बितर हो गया। विक्रम एक तरफ चला गया, अपना फ़ोन निकाला, फेसबुक पोस्ट खोला और सोहन के जवाब को फिर से पढ़ा। उसने अपने दिल में राहत की एक लंबी सांस ली। हालांकि उसने पहले श्री सोहन के इरादों को गलत समझा था, शुक्र है उसने कायरा के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की थी, न ही उसने उसके साथ कोई दुश्मनी दिखाई थी। अन्यथा उसका अंत वैशाली और बाकी लोगों की तरह होता, जिसे अपना सामान बांधकर भागना पड़ता। हालांकि श्री सोहन के इरादों को समझना मुश्किल था। वह उस समय बहुत गुस्से में था, लेकिन अब उपन्यास नाटक अचानक कायरा ने छींक दी, अपनी छोटी नाक को रगड़ने के लिए अपना हाथ उठाया और वह सोहन के बगल में चली गई। सर्दी लग गई। सोहन ने अपना सिर घुमाया और उसकी आंखों में चिंता भरी नज़रों से देखा। नहीं, कायरा ने बेपरवाही से अपना हाथ हिलाया। मेरी नाक में बस थोड़ी खुजली हो रही है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कंपनी शहर के केंद्र में थी और कैरा पहले ही सोहन के साथ 2 ब्लॉक चल चुकी थी। रास्ते में वे कई अपस्केल दुकानों और हाई एंड होटलों से गुजरे। जब भी वे किसी आलीशान होटल के पास से गुजरते, कैरा नज़र न डालने का नाटक करती, अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लेती। नज़दीक आगे एक और हाई एंड रेस्टोरेंट देखकर सोहन ने अपनी आंखों के कोने से कैरा को देखा। जैसा कि उम्मीद थी, युवा लड़की ने पहले ही अपना चेहरा एक तरफ घुमा लिया था, अपने आप अपनी नज़र को छिपाते हुए। उसने चुपचाप अपने होंठ सिकोड़े, लेकिन उसे याद नहीं दिलाया। उसे उसके साथ सड़क पर चलना अच्छा लगा, वह आराम और संतुष्टि महसूस कर रहा था। हालांकि कैरा उससे कुछ दूर लग रहा था, उनके बीच लगभग आधा मीटर का अंतर था, जैसे कि वे अजनबी हों। सोहन को यह एहसास पसंद नहीं आया। अरे, मुझे परवाह नहीं है, मुझे वह बैग चाहिए, तुम मुझसे दूर मत भागो। रॉकी, यहाँ वापस आओ। एक आदमी अचानक उनके सामने एक डिजाइनर हैंडबैग स्टोर से बाहर भागा।
अपनी प्रेमिका की पुकार सुनकर वह पीछे मुड़ा और पागलों की तरह उनकी ओर भागा। भौहें सिकोड़ते हुए सोहन ने कायरा की बांह पकड़ी और उसे जोर से खींचा, जिससे वह लड़खड़ा गई और गलती से उससे टकरा गई। उसने अपना सिर उठाया और देखा कि वह आदमी सोहन की दिशा में दौड़ रहा है। करीब आओ और मेरे बगल में चलो। सड़कें भीड़ भरी हैं और आसपास बहुत से लापरवाह लोग हैं। अगर तुम्हें चोट लग गई तो यह अच्छा नहीं होगा। कायरा ने उसकी बात सुनते हुए पलकें झपकाईं, उसकी अभिव्यक्ति में कोई बदलाव नहीं आया। सोहन एक उच्च पद वाले परिवार में बड़ा हुआ था, अपने बड़ों का सम्मान करने का आदी था, इसलिए वह सभी के साथ विनम्रता से पेश आता था। ठीक है, वह सीधी हो गई और खुद को सही तरीके से खड़ा किया, आज्ञाकारी ढंग से उसकी बांह पर जीनिंग की। सोहन ने एक भान उठाए और उसकी आंखों में एक हल्की मुस्कान दिखाई दी। शहर के केंद्र में महंगे शॉपिंग मॉल और अपस्केल रेस्तरां से लेकर आम लोगों के लिए अधिक किफ़ायती विकल्पों तक विविध व्यवसाय थे। हालांकि जिस विशेष स्थान की ओर वे जा रहे थे वह कम रोशनी वाली तरफ था, जो हलचल भरी सड़क के सामने था। आगे एक छोटे से रेस्तरां को देखते हुए कायरा की आंखें चमक उठीं। मिस्टर वैंडरबिल्ट, आप फोई ग्रास और ट्रफल्स खाने के आदी हैं। क्या मैं आज आपको कुछ अलग खिलाऊं? उसकी निगाहों का पीछा करते हुए सोहन ने एक छोटा, लगभग नगण्य रेस्तरां देखा। सौभाग्य से यह बाहर से अपेक्षाकृत साफ दिख रहा था। जरूर। अनुमति मिलने पर कायरा खुशी खुशी रेस्तरां की ओर भागी। उसने मालिक से उन्हें एक कोने वाली सीट ढूंढने को कहा और वह हिम्मत करके बैठ गई, सोहन की ओर हाथ हिलाते हुए। मिस्टर वैंडरबिल्ट, यहाँ आइए, जल्दी आइए। सोहन ने एक दर्जी द्वारा बनाया गया हाई-एंड सूट पहना था, जो इस तरह के प्रतिष्ठान में जगह से बाहर लग रहा था। जैसे ही वह रेस्तरां में दाखिल हुआ, सभी की निगाहें उसकी ओर मुड़ गईं। उन निगाहों का सामना करते हुए वह आत्मविश्वास से कायरा के सामने वाली सीट पर चला गया और शांति से बैठ गया। कायरा ने अपने हाथ में मेनू पकड़ रखा था, उसकी उंगलियां विभिन्न वस्तुओं की ओर इशारा कर रही थीं। ये वाला और यह वाला। 3 व्यंजन पर्याप्त होंगे। मालिक ने एक पीड़ा भरे भाव के साथ मेनू वापस ले लिया। वह पहले ही कई कदम आगे बढ़ चुका था, लेकिन उसने सोहन की ओर देखा और तिरस्कार के साथ बुदबुदाया, एक बड़े शख्स की तरह कपड़े पहने हुए हैं, लेकिन केवल यही ऑर्डर कर रहे हैं। कायरा ने लकड़ी की बाल्टी से एक चम्मच लिया, फिर सोहन का कटोरा अपने पास ले आई। उसने कटोरे में गर्म पानी डाला और उन्हें धोने के लिए चम्मच को डुबोया। खत्म करने के बाद उसने खुद को धोने से पहले साफ कटोरा और चम्मच सोहन के सामने रख दिया। सोहन ने उसकी हरकतें देखीं और उन्हें देखना काफी मजेदार लगा। उसके हाथ उसके मुकाबले बहुत छोटे थे, नाजुक और गोरी उंगलियां थीं। जैसे ही वह चम्मच धोती, उसकी छोटी उंगली थोड़ी ऊपर उठ जाती, जिससे उसमें क्यूटनेस का एहसास होता। सब तैयार है। कायरा ने अपना कटोरा और चम्मच व्यवस्थित किया, फिर एक गिलास गर्म पानी उठाया और एक घूंट लिया। हाँ, कड़वी कुट्टू की चाय, ये काफी कड़वी है। उसकी नज़र पे काउंटर पर पड़ी और उसने आधे मन से पूछा, सर क्या आप शराब पीते हैं? सोहन को दोपहर के भोजन के दौरान पीने की आदत नहीं थी और आमतौर पर वह बहुत कम पीता था। उसने अपना सिर हिलाया, नहीं, मैं नहीं पीता, चूंकि तुम नहीं पीते इसलिए मैं खुद ही ले लूंगा। कायरा खड़ी हुई, दौड़ी, एक पे की बोतल पकड़ी, ढक्कन खोला और एक बड़ा घूंट लिया। उसने संतुष्ट होकर पे की बोतल अपनी तरफ रख दी। यह अभी भी सबसे अच्छी है। सोहन अवाक रह गया। क्या उसने पूछा कि क्या वह शराब पीता है? उसने यह नहीं पूछा कि क्या वह पे पीता है। ये छोटी लड़की उसके साथ बहुत कंजूस थी। कायरा, मुझे याद है कि रॉयल्टी कम नहीं है। आपने अपनी किताब का कॉपीराइट कितने में बेचा? कायरा ने तेजी से कुछ महसूस किया, जल्दी से पे की बोतल का ढक्कन खोला, एक गिलास में पानी डाला और सोहन के सामने रख दिया। मेरी रॉयल्टी अधिक नहीं है, सर। ये पे स्वादिष्ट है, इसे आजमाएं। छोटी लोमड़ी की पूंछ दिख रही थी और सोहन असहाय रूप से मुस्कुराया। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा कि पे की बोतल अभी अभी कायरा ने पी थी। उसने गिलास से एक छोटा घूंट लिया और उसे अपने होठों से लगाया। बंद करें, यह बहुत मीठा था। इस समय मालिक बिना एक शब्द कहे उनके व्यंजन मेज पर ले आए और चले गए। सोहन ने मेज पर तथाकथित 2 व्यंजनों और एक सूप को देखा, उसकी भौहें कसकर सिकुड़ गईं। कायरा, क्या ही तुम्हारा मतलब है कि तुम मुझे कुछ अलग खाने के लिए ले जा रही हो? एक मेज पर 2 व्यंजन और सूप, फलों का सलाद, स्टीम्ड ब्रोकली और टमाटर तुलसी का सूप। घर के बने व्यंजनों में मांस होना चाहिए, है न? ये छोटी लड़की किसे धोखा देने की कोशिश कर रही थी? क्या वह सोचती थी कि वह कोई ऐसा व्यक्ति है जो कभी घर का बना खाना नहीं खाता? क्लोज नॉवेल ड्रामा। कायरा ने उसके निचले हिस्से पर नजर डाली, फिर सोच समझ कर कहा, सर, यह मत सोचिए कि मैं कंजूस हो रहा हूँ। मैंने आपके शरीर को ठंडा करने के लिए ये 3 व्यंजन मंगवाए हैं। वैंडरबिल्ट, आपको अब ठंडा होने की ज़रूरत है। शांत हो गए। अब जाकर सोहन को याद आया कि दफ्तर में पहले क्या हुआ था, लेकिन वह आधे घंटे पहले की बात है। भले ही सोहन गुस्से में था, लेकिन यहाँ आकर उसे बहुत पहले ही ठंडा कर दिया था।
वह खुद पर हंसने से खुद को नहीं रोक सका। ठीक है, जो तुम कहोगे वही होगा। एक विचारशील इशारे में कायरा ने मिस्टर वैंडरबिल्ट के कटोरे में फलों के सलाद का एक टुकड़ा रखा। ये ताजगी देने वाला है और आपको ठंडा करने में मदद करेगा। अब मेरा पेट भर गया है, इसलिए कृपया बाकी खा लें। भले ही वह स्पष्ट रूप से कंजूस हो रही थी, लेकिन उसे वह काफ़ी प्यारी लगी। कायरा ने उबली हुई ब्रोकली खाए और फलों के सलाद की एक प्लेट सोहन के कटोरे में रख दी। जब वे खा रहे थे, अचानक बाहर से झगड़ते जोड़े की आवाज़ें सुनाई दीं। शिवा, तुम मुझे यहाँ खाने के लिए लाए हो। करिश्मा ने गुलाबी रंग की पोशाक पहनी थी और कई $1000 की कीमत का एक डिज़ाइनर बैग ले रखा था। उसने इस साधारण रेस्तरां को देखा और महसूस किया कि यहाँ कदम रखने से भी उसके पैर गंदे हो जाएंगे। कल करिश्मा ने सोचा था कि वह कम से कम 1 या 2 महीने के लिए कंगाल शिवा के साथ रह सकती है, लेकिन अब उसे ऐसा लग रहा था कि वह एक दिन भी नहीं झेल सकती। पहले जब शिवा उसे खरीदारी के लिए ले जाता था तो वे सीमित संस्करण वाले लग्जरी गहने खरीदते थे, लेकिन अब उसने उसे एक नियमित सोने की दुकान से कुछ $1000 का एक बेतरतीब कंगन खरीदा। वह ऐसा कुछ पहन भी नहीं सकती थी। शिवा, मैं तुम्हें पैसे न होने के लिए दोषी नहीं ठहराता। मैं तुम्हें खाने के लिए घर ले जा सकता हूँ, लेकिन मुझे ऐसी गंदी जगह पर लाकर मेरा दर्जा कम मत करो। ये कहते हुए उसने अपना बैग खोला, कंगन निकाला और शिवा के हाथ में फेंक दिया। जब तुम अमीर नहीं हो तो अमीर होने का दिखावा मत करो। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे वास्तव में उन चीज़ों की परवाह है जो तुमने अपने सारे पैसों से मेरे लिए खरीदी हैं? यह मेरी गलती है। मुझे माफ़ कर दो, नाराज़ मत हो। मैं अब तुम्हारे साथ दिन के लिए घर जाऊंगी। कायरा कोने में बैठी बाहर का नज़ारा गौर से देख रही थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि अतीत का एक जीवंत और खर्चीला युवक इतना गरीब हो जाएगा। सर, कायरा ने करिश्मा और शिवा की तरफ देखा, अपना चम्मच काटते हुए। क्या मॉर्गन वाकई इतने बेरहम हैं? वे शिवा को एक पैसा भी नहीं देंगे। सोहन ने अपनी भौहें सिकुड़ी और उसकी तरफ देखा। क्या हुआ? क्या तुम्हें अफसोस हो रहा है? मुझे उसके लिए दुख क्यों होगा? मैं बीमार या कुछ भी नहीं हूँ, कायरा ने जवाब दिया और उसकी नज़र दृश्य से हट गई। उसे लगा कि मेज़ पर रखे शाकाहारी भोजन विलासिता में बदल गए हैं। उसने एक चम्मच टमाटर उठाया और उसे अपने मुंह में रख लिया। मैंने इसकी उम्मीद नहीं की थी। मॉर्गन ने उसके साथ इतना अच्छा व्यवहार किया, फिर भी वे उसके प्रति इतने निर्दयी हो सकते हैं। सोहन ने उसकी ओर देखा और उसके मुंह से निकले हुए होंठ टमाटर के टुकड़े पर लिपटे हुए थे। उसके गाल फूल गए थे और वह एक क्रोधित पफरफिश की तरह लग रही थी। जितना अधिक वह उसे देखता, वह उतनी ही प्यारी होती। वह उसके फूले हुए गाल को सहलाना चाहता था। जैसे ही उसने इस अवधारणा पर विचार किया, उसका हाथ ऊपर उठा और उसकी ओर बढ़ा। कायरा एक तरफ मुड़ी और बहुत हैरान दिखी। सर, आप क्या कर रहे हैं? हिलना मत। कायरा ने अपनी आंखें चौड़ी की और स्थिर रही। उसने देखा कि उसका हाथ धीरे से उसके चेहरे को सहला रहा था, फिर उसी तरह धीरे से वापस भी आ गया। यह पानी को छूने वाले ड्रैगनफ्लाई की तरह हल्का था, लेकिन कायरा के चेहरे पर बची हुई गर्माहट अभी भी बनी हुई थी। उसे थोड़ी गर्मी और थोड़ी जलन महसूस हो रही थी। गर्मी की वजह से कायरा के गोरे गाल तेजी से लाल हो गए थे। उसका दिल शांत झील में फेंके गए कंकड़ की तरह तेजी से धड़क रहा था, जिससे लहरें उठ रही थीं। लेकिन सोहन ने बस अपनी उंगली हिलाई। तुम्हारे चेहरे पर टमाटर के टुकड़े लगे हुए थे। बंद। ओह! कायरा ने अपना हाथ उठाकर अपना चेहरा ढक लिया। वह मन ही मन खुद को इतनी आसानी से घबरा जाने के लिए डांट रही थी। आखिर वह आदमी उसके चेहरे से टमाटर के टुकड़े पोंछने में उसकी मदद कर रहा था। वह कितना सज्जन और विनम्र था। इतनी छोटी सी बात पर उसका दिल पागलों की तरह क्यों धड़क रहा था? अगर खरबूजे को समय पर नहीं काटा जाता तो वे टेढ़े हो जाते हैं। अगर उन पर ध्यान न दिया जाए तो वे सड़ जाते हैं। उसके अचानक कहे गए इस कथन से कायरा हैरान रह गई। फिर उसने हैरानी भरे भाव से उसकी ओर देखा। सोहन ने धीरे से हंसते हुए कहा, मैं शिवा की बात कर रहा था। कायरा को एहसास हुआ कि क्या हुआ था और उसने अपना हाथ अपने चेहरे से हटा लिया। अब उसे मेज़ पर रखे खाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। इस समय उसके गाल अभी भी उसकी उंगलियों से गर्म थे। क्या मॉर्गन इस तरह से व्यवहार करते हैं? क्या वे उसे अकेला छोड़ देंगे और उसकी परवाह करना बंद कर देंगे? विपत्ति के समय सच्चे इरादे सामने आते हैं। खुशियां बांटना आसान है, लेकिन दुख बांटना ज़्यादा मुश्किल है। मुझे नहीं लगता कि आपकी बहन किसी ऐसी व्यक्ति की तरह दिखती है जो कठिनाई और गरीबी को सहन कर सकती है। जैंडी को रोशनी देखने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, इसलिए मॉर्गन शिवा की देखभाल करना जारी रखेंगे, लेकिन केवल तभी जब उसे एहसास होगा कि क्या हो रहा है। कायरा बेफिक्र थी। शिवा उसके लिए वह पहले से ही महत्वहीन था और वह उसे इस बात के बारे में दूसरा विचार नहीं करने देगी कि वह जीवित रहे या मर गया। बंद। सर, क्या आपने खाना खत्म कर लिया है? सोहन ने अपनी खाली प्लेट को देखा और महसूस किया कि उसके पास कोई और बहाना नहीं है। वह अपने पैरों पर उछला और कहा, हाँ चलें। कायरा हाथ में फ़ोन लिए भुगतान रजिस्टर पर आई।
सोहन उसके पीछे खड़ा था और उसने एक झलक देखी। ये केवल $38 था। वह उसे ऐसे भोजन के लिए आमंत्रित कर रही थी जिसकी लागत $50 से कम थी। ये लड़की बहुत कंजूस है। विक्रम पहले से ही दरवाजे के बाहर खड़ा था। जब उसने उन्हें आते देखा तो उसने सावधानी से पीछे की कार का दरवाजा खोला। कायरा ने सोहन की ओर हाथ हिलाया और कहा, अलविदा सर। सोहन उसकी ओर मुड़ा और कहा, मैं तुम्हें वापस सेट पर ले जाऊंगा। कोई ज़रूरत नहीं है, कायरा ने जवाब दिया, अपना फ़ोन वापस अपने बैग में रखते हुए। मैं गाड़ी चलाकर यहाँ आया हूँ और मुझे सुपरमार्केट जाना है। सेट पर खाना बहुत बढ़िया नहीं था, इसलिए मैं कुछ स्नैक्स लेकर वापस आ रहा हूँ। सोहन ने बहस नहीं की और अपनी कार में बैठने के लिए मुड़ गया। थोड़ी दूर जाने के बाद सोहन ने अचानक कहा, विक्रम, सेट पर आमतौर पर खाने में क्या होता है? विक्रम ने रियरव्यू मिरर से उसे देखा और पाया कि मिस्टर सोहन ईमानदारी से पूछ रहे थे। उसने ईमानदारी से जवाब दिया, मुझे ठीक से पता नहीं है कि वे क्या खाते हैं, लेकिन शायद ये डिब्बा बंद भोजन होगा। मैंने कुछ अन्य सेट से बात की है और उन सभी ने डिब्बा बंद भोजन का ऑर्डर दिया है। सोहन ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपनी सीट पर वापस बैठ गया। उसने और कुछ नहीं कहा। कायरा ने सेट पर लौटने से पहले ट्रंक में स्नैक्स भर दिए। जब वह सेट पर लौटी तो फिल्मांकन पहले ही शुरू हो चुका था। अब वे एक दृश्य परिवर्तन की तैयारी कर रहे थे। करिश्मा ने उसके लौटने पर उत्साहपूर्वक उसका स्वागत किया। मयंक, आयशा और सहायक निर्देशक भी मौजूद थे। मिस लॉरेंस, आपके आने के लिए धन्यवाद। हमने पहले ही फिल्मांकन शुरू कर दिया है, श्री स्मिथ ने कहा। कैरा ने देखा कि मयंक और आयशा ने पिछले दृश्य के कपड़े नहीं पहने थे। ऐसा लग रहा था कि पटकथा का हिस्सा पहले ही फिल्माया जा चुका था। कोई समस्या नहीं, आखिरकार यह मेरी जिम्मेदारी है। सबसे पहले यह मेरी गलती थी, उसने मुस्कुराते हुए कहा। आपकी गलती? करिश्मा ने दिलचस्पी दिखाई। उसने स्क्रिप्ट पढ़ी थी और उसे इसमें कुछ भी गलत नहीं लगा। इसके अलावा उसे अभी तक इस पर बिग बॉस की आलोचना का अनुमान नहीं था। वह बहुत उत्सुक था। आपको क्या समस्या लगी? निर्माता भी इसी तरह हैरान था। फिर उसने कहा, वहां से कॉल आया था कि हम शूटिंग शुरू कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने हमें किसी भी स्क्रिप्ट में बदलाव के बारे में नहीं बताया। कायरा ने अपने होंठ सिकोड़े। उसे डर था कि अगर उसने समझाया तो वे और गहराई से जांच करेंगे। वह ये दावा नहीं कर सकती थी कि उसने जानबूझकर बड़े बॉस को समस्या को ठीक करने के लिए लुभाया था। शायद बड़े बॉस इस बात से खुश नहीं थे कि शुरुआती दृश्य में एक बिस्तर वाला दृश्य शामिल था। उन्हें लगा कि यह उचित नहीं था, लेकिन मैंने उन्हें इसके विपरीत मना लिया, उसने स्पष्ट रूप से कहा। आयशा को सभी की नज़रों ने सीधे देखा। उसका चेहरा बहुत लाल हो गया क्योंकि सभी की आंखें उस पर थीं। तुम सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? आयशा, मैं खतरे को करीब से देख सकता हूँ, मयंक ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा। आयशा को निहितार्थ का एहसास था, लेकिन उसने ध्यान न देने का नाटक किया। क्या खतरा हो सकता है? हा, मैं कहती रही हूँ कि फिल्म की तैयारी के दौरान बिग बॉस ने तब तक निवेश नहीं किया जब तक कि हम फिल्मांकन शुरू नहीं करने वाले थे। तो ये पता चला कि यह आयशा की वजह से था, करिश्मा ने दिल खोलकर हंसते हुए कहा। शुरुआती कास्टिंग के दौरान फीमेल लीड आयशा नहीं थी। यह मयंक के बराबर की एक और शीर्ष स्तरीय अभिनेत्री थी। हालांकि शूटिंग शुरू होने से ठीक पहले आर्टरोज को एक विज्ञापन की शूटिंग के दौरान चोट लग गई थी। वह 10 दिनों से 1 महीने तक नहीं चल सकती थी, जिससे करिश्मा को आखिरी समय में बदलाव करना पड़ा। आयशा ने एक लोकप्रिय युवा अभिनेत्री के रूप में बहुत सफलता हासिल की और कई प्रशंसकों के दिलों में एक स्वप्न देवी थी। इसलिए सोहन के वित्तीय फैसले को आयशा से न जोड़ना मुश्किल है। ऐसा लग रहा था कि बिग बॉस को तुम्हारा रोमांटिक सीन करना पसंद नहीं है, आयशा। ये बिग बॉस कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वह हमारे देश के शीर्ष अरबपतियों में से एक है। हम सभी भविष्य में तुम्हारा ख्याल रखने के लिए तुम पर भरोसा करेंगे, निर्माता ने आयशा के कंधे पर थपथपाते हुए कहा। आयशा ने अपने होठों को दबाया और उसके गाल लाल हो गए जब उसने कहा, ओह चलो, मुझे इस तरह से मत छेड़ो। उसने मुझसे या किसी और चीज़ के लिए कबूल नहीं किया है। कायरा ने अभी तक इस कोण से इस पर विचार नहीं किया था, लेकिन हर किसी को इस बारे में चर्चा करते हुए सुनने के बाद वह भी इसे इस तरह से देखने लगी। इससे वह चिढ़ गई क्योंकि उसने मान लिया था कि सोहन सीधा नहीं था। उसने जानबूझकर उसकी पटकथा में खामियां निकालीं ताकि वह जिस व्यक्ति को पसंद करती थी वह अन्य पुरुषों के साथ अंतरंग न हो जाए। जो लोग स्थिति से अनजान थे वे निष्कर्ष निकालते कि वह एक घटिया पटकथा लेखक है। आज दोपहर के भोजन पर उसने व्यावहारिक रूप से उसका भोजन छीन लिया था। सौभाग्य से वह इतनी समझदार थी कि उसे शानदार भोजन नहीं दिया, अन्यथा वह अंदस को नुकसान में होती। उसने मुंह बनाया और आयशा के बारे में और अधिक तारीफ सुनने से इनकार कर दिया। वह अपने आराम क्षेत्र में गई और बैठ गई। बंद करें, उसने स्नैक्स से भरा एक बैग लिया और आक्रामक रूप से आलू के चिप्स का एक बैग खोला, फिर मुट्ठी भर चिप्स अपने होंठों में भर लिए। कायरा, तुम वापस आ गई।
टीना कायरा के पास गई और एक ताज़ा खरीदी गई कॉफ़ी की बोतल के साथ उसके पास बैठ गई। कायरा की अतृप्त भूख ने उसे पूछने के लिए प्रेरित किया, क्या तुमने दोपहर का भोजन नहीं किया? टीना ने कॉफ़ी पी और आयशा के इर्द गिर्द जमा लोगों को देखा। उसने अपनी कोहनी से कायरा को धक्का दिया और कहा, अरे कायरा, वे क्यों कह रहे हैं कि बिग बॉस को आयशा में दिलचस्पी है? कायरा इस समय इस बारे में बात करना नहीं चाहती थी। सोहन के बारे में सोचते ही उसे लगा कि खाने पर खर्च किए गए $38 बेकार गए। ईमानदारी से कहूँ तो मुझे इसके बारे में नहीं पता। तुम्हें कैसे नहीं पता हो सकता? टीना ने अपना कॉफ़ी कप इधर उधर किया। उसने कायरा को ऐसे देखा जैसे वह कोई अनोखी प्राणी हो। बिग बॉस के साथ तुम्हारे बहुत अच्छे संबंध हैं। अगर तुम्हें पता नहीं होता तो कौन जानता? कायरा नाराज थी, लेकिन उसने एक और मुट्ठी भर आलू के चिप्स अपने मुंह में ठूंस लिए। आखिरी बार मेरे उसके साथ अच्छे संबंध कब थे? अगर तुम्हारे उसके साथ अच्छे संबंध नहीं हैं तो उसने तुम्हारे फेसबुक पर जवाब क्यों दिया और तुम्हारा बचाव क्यों किया? हो, कायरा का चबाना बंद हुआ और वह टीना की ओर मुड़ी। फेसबुक वास्तव में क्या है? टीना ने अपनी कॉफ़ी रखी और अपना फ़ोन निकाला। ये कुछ घंटे पहले लिया गया था। किसी ने फेसबुक पोस्ट में तुम्हारा उल्लेख किया था और यहाँ तक कि तुम्हारी तस्वीर भी शामिल की थी। कायरा ने झुककर पूछा, उसने क्या कहा? टीना ने स्क्रीन पर कई बार टैप किया, लेकिन वह विशिष्ट पोस्ट नहीं ढूंढ पाई। उसने निराशा में अपने दांत पीसते हुए कहा, क्या ये संभव है कि पोस्ट हटा दी गई हो? हम्फ। कायरा ठंडी हंसी। उसने अपना चेहरा दूसरी ओर घुमा लिया और चिप्स को चबाना और भी तेज हो गया। कायरा की ठंडी हंसी के कारण टीना ने जल्दी से कहा, अरे कायरा, इस पर सवाल मत उठाओ। बड़े बॉस ने पोस्ट पर प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने कहा कि तुम्हें निकाल दिया गया है। जिस तुम पर सवाल उठाया गया है वह तुम पर आरोप लगाने वाला व्यक्ति था। टीना ने कायरा का हाथ पकड़ा और उसे जोर से हिलाया। उसे चिंता थी कि कायरा उस पर विश्वास नहीं करेगी। उस पल इंटरनेट पर धमाका हो गया। सबसे पहले उन्होंने सीएस लॉरेंस की असली शक्ल देखी। दूसरे, बड़े बॉस ने इतनी ताकत दिखाई और कुछ ही शब्दों में तुम्हारा नाम साफ कर दिया। कुछ लोगों ने तो तुम्हें और बड़े बॉस को एक साथ जोड़ना भी शुरू कर दिया है। टीना ने बहुत ताकत लगाई क्योंकि वह चिंतित थी। उसने कायरा के हाथ में रखे चिप्स को भी तोड़कर अलग कर दिया। ठीक है टीना, मुझे हिलाना बंद करो। मुझे तुम पर भरोसा है, ठीक है? टीना ने आखिरकार कायरा का हाथ छोड़ दिया, दोनों हाथों से उसकी ठुड्डी को पकड़ते हुए और एक भावपूर्ण भाव से। तुम्हें पता नहीं है कायरा, इंटरनेट पर लोग ईर्ष्यालु हैं। उनका दावा है कि बिग बॉस शायद ही कभी पोस्ट करते हैं और कभी किसी के फेसबुक पोस्ट का जवाब नहीं देते। फिर भी उन्होंने आपके लिए आवाज़ उठाई। और कुछ लोग तो आपको और बिग बॉस को एक कपल के रूप में भी कल्पना कर रहे हैं। उनके पास वाकई में बॉयफ्रेंड मटीरियल है। बॉयफ्रेंड? सोहन। कायरा इसके बारे में सोचती भी नहीं। शिवा द्वारा उन्हें सर कहकर संबोधित करने से उनका सम्मान पहले ही मिल चुका था। उनके इस दावे के बावजूद कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और उन्हें इसकी परवाह नहीं है, उन्होंने ईमानदारी से उनका सम्मान किया। इसके अलावा उनके पास पहले से ही दो थे। दूसरी ओर कायरा का मानना था कि न तो उनके पास और न ही सोहन के पास कोई मौका था। हालांकि टीना के शब्दों ने उनके मूड को काफ़ी हद तक बेहतर कर दिया। चूंकि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से उनका नाम साफ करने के लिए हस्तक्षेप किया था, इसलिए वह $38 को उनके लिए एक उपहार के रूप में सोच सकती थी। हा, दोपहर बीत गई और रात का खाना तेजी से आ रहा था। डिब्बे में बंद लंच देने वाला आदमी एक ट्रॉली को सामने के दरवाजे पर ले आया। जब सहायक निर्देशक ने उसे देखा तो उसने ताली बजाई और सभी से कहा, रात के खाने का समय हो गया है। हम खाना खत्म करने के बाद शूटिंग फिर से शुरू करेंगे। सहायक निर्देशक घोषणा करने के बाद मुड़ा। तभी उसने देखा कि कायरा और टीना नाश्ता कर रहे हैं। सुश्री लॉरेंस, क्या आप खाना नहीं खाएंगी? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। सेट पर भोजन कुछ खास नहीं था। यह मानक कैफेटेरिया भोजन था। कायरा ने अपना सिर हिलाया और थोड़ा बीफ जर्की अपने मुंह में ठूंस लिया। मैं नहीं खाने जा रही हूँ। आप मेरा हिस्सा किसी और को दे सकते हैं। आजकल युवाओं के बीच स्नैकिंग लोकप्रिय है, विशेष रूप से कायरा और टीना जैसी युवा लड़कियों के बीच। सहायक निर्देशक ने इसे समझा और बहुत कम कहा। वह मुड़ा और अन्य लोगों को भोजन के लिए अपने साथ शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। प्रवेश द्वार पर कदमों की एक सिंक्रोनाइज श्रृंखला सुनी जा सकती थी। फिर विक्रम कई लोगों को कमरे में ले गया। उन्होंने कुशलतापूर्वक टेबल लगाए और भोजन को व्यवस्थित और सुव्यवस्थित तरीके से व्यवस्थित किया। कृपया बिना किसी हिचकिचाहट के भोजन का आनंद लें। आयशा ने एक पल में पूरे दल का ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। वह उनकी निगाहों के सामने शर्मा गई, लेकिन वह शालीनता से उठी और लालित्य बिखेरती हुई विक्रम की ओर बढ़ी। मी वेंडरबिल्ट बहुत दयालु और विचारशील हैं। कृपया उन्हें बताएं कि मैं उनके समय और कड़ी मेहनत के लिए आभारी हूँ। विक्रम अपने सामने खड़ी महिला को नहीं पहचान पाया, लेकिन मी सोहन के सहायक के रूप में वह जरूरी लहजे और शिष्टता को जानता था। वह मुस्कुराया और कहा, जरूर, मैं मी वेंडरबिल्ट को आपका आभार व्यक्त करूंगा।
उसके जवाब पर संदिग्ध सीटियों की एक कोरस सुनाई दी। आयशा ने शर्मीले चेहरे के साथ अपना सिर घुमाया। उसने उन्हें घूर कर देखा और सभी जोर से हंस पड़े। आयशा रोमांचित थी, भले ही हर कोई उसका मजाक उड़ा रहा था। उसके लिए आज जहां वह है वहां तक पहुंचना आसान नहीं था। अभिनय की नौकरी युवाओं, विशेष रूप से महिला अभिनेताओं पर निर्भर थी। सुनहरे साल केवल कुछ ही थे। अपने चरम पर एक अमीर परिवार में शादी करना कई अभिनेताओं की इच्छा थी और जब उसने सोहन का पक्ष जीता तो उसे ऐसा लगा जैसे वह पिरामिड के शीर्ष पर खड़ी है। कायरा, मुझे लगता है बिग बॉस तुम्हारी तारीफ करते हैं। अगर वह फेसबुक पोस्ट डिलीट नहीं हुई होती तो तुम और बिग बॉस इस समय इंटरनेट पर सबसे ज़्यादा चर्चित लोग होते। अपना समय बकवास करके बर्बाद मत करो। कायरा ने अपना नाश्ता नीचे रखा, ताली बजाई और खड़ी हो गई। टीना ने उसे झपट लिया और पूछा, तुम कहाँ जा रही हो? कायरा ने टीना का हाथ छोड़ दिया और उसके चेहरे पर चुटकी काटी। टीना, इतने स्वादिष्ट भोजन के साथ तुम्हें इसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। कायरा की बात टीना को समझ में आ गई। इतने सारे व्यंजनों के साथ वे कैसे लिप्त नहीं हो सकते थे, भले ही बिग बॉस को कौन पसंद हो। कायरा की प्रतिक्रिया का इंतजार किए बिना टीना खड़ी हो गई। वह जल्दी से भागी। कायरा को मीठी और खट्टी स्पेयर रिब्स का विशेष शौक था, हर डिश का थोड़ा थोड़ा हिस्सा खाओ। तुम इसी को लेकर इतनी पागल क्यों हो? अगर तुम सब कुछ खाओगी तो बाकी लोग क्या खाएंगे? एक चिड़ी हुई आवाज़ उसके कान में बोली। कायरा को आयशा की तिरस्कार भरी निगाह को महसूस करने के लिए मुड़ने की ज़रूरत नहीं थी। उसने अभी अभी कई स्नैक्स खाए थे और अब उसे भूख नहीं थी। उसे मीठी और खट्टी अतिरिक्त पसलियों की लालसा थी। उस पल उसने परोसने वाले चिमटे को नीचे रखा और जाने के लिए मुड़ी। हालांकि आयशा ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, सुश्री लॉरेंस, आपने इतने मां स्नैक्स खरीदे हैं, आपको इनके लिए हमसे प्रतिस्पर्धा क्यों करनी है? अपनी डिश नीचे रखो और अपने स्नैक्स लेने जाओ। कायरा ने भौहें सिकोड़ लीं। आयशा पहले काफ़ी मिलनसार थी, तो वह उसे इस तरह क्यों निशाना बना रही थी? टीना दौड़ी और आयशा को एक तरफ धकेल दिया। फिर उसने कायरा को अपने पीछे खींच लिया। उपन्यास नाटक। आयशा, क्या बात है? कायरा के पीछे मत जाओ। टीना मजबूत नहीं थी, लेकिन उसके धक्का देने के बाद आयशा जमीन पर गिर गई। उन्होंने उन्हें पहले नहीं देखा था, लेकिन अब उन्होंने देखा कि आयशा जमीन पर बैठी है और टीना आक्रामक मुद्रा में है। आयशा बदमाशी का शिकार हुई थी। आयशा की सहायक सबसे पहले पहुंची। जब वे अपनी प्लेटें लेकर चल रहे थे तो उसने जमीन से आयशा की मदद की। टीना, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम आयशा के साथ इतना असभ्य हो सकती हो सिर्फ इसलिए कि तुम मिस लॉरेंस के लिए काम करती हो? चुप रहो। लेकिन तुमने उसे क्यों मारा? सहायक ने तुरंत सामना किया। इसके अलावा चूंकि सभी ने अभी अभी आयशा को जमीन पर देखा था, इसलिए वे संभवतः सहायक की बातों पर विश्वास कर लेते। मिस्टर गोपी चिल्लाए, टीना, क्रू एक बड़े परिवार की तरह है। हम सब इसमें एक साथ हैं। मूड खराब मत करो। आयशा ने अपनी सहायता से उसके नितंबों को सहारा दिया। उसके चेहरे पर बहुत दर्द था, मानो वह थोड़ी सी भी हरकत पर रो पड़ेगी। सहायक ने हताशा में अपना पैर पटका। आयशा, उन्होंने तुम पर शारीरिक हमला किया और तुम अभी भी उनका बचाव कर रही हो। दयालुता का अक्सर बदमाशी से सामना होता है और जो लोग सहज होते हैं उनका फ़ायदा उठाया जाता है। अगर तुम उनका पक्ष लेना जारी रखोगी तो वे तुम्हारे लिए सम्मान खो देंगे। टीना एक सरल महिला थी जिसका स्वभाव जल्दी गुस्सा हो जाता था। वह अब और गलत होने को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। जब उसने उन दोनों को असहाय पीड़ितों की तरह व्यवहार करते देखा तो उसका गुस्सा फूट पड़ा और करिश्मा भी उसे उपदेश देने में शामिल हो गई। आयशा, तुम ही थी जिसने सबसे पहले कायरा पर हमला किया था। अगर तुमने कायरा को नहीं खींचा होता तो क्या मैं तुम्हें धक्का दे सकती थी? इसके अलावा मैंने ज़्यादा बल नहीं लगाया था, तुम खुद ही गिरी। तुमने कहा था कि तुमने ज़्यादा बल का प्रयोग नहीं किया। तो आयशा जमीन पर कैसे गिर गई? सहायक ने अपनी ठुड्डी उठाई और टीना से पलटवार किया। तुमने उस पर हाथ रखा और फिर भी सोचती हो कि तुम सही हो। यह उसकी गलती थी कि वह जमीन पर गिर गई। बस बहुत हो गया। करिश्मा का चेहरा काला पड़ गया। उसने कायरा की ओर देखा और कहा, सुश्री लॉरेंस, आप दोनों जवान हैं और क्रू हमेशा आपका अच्छा ख्याल रखता है। ये नाटक 1 और महीने तक शूट किया जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप ज़्यादा परेशानी नहीं खड़ी करेंगी। आयशा, तुमने मुझ पर स्वार्थी होने का आरोप लगाया, लेकिन मैंने केवल मीठी और खट्टी पसलियों के कुछ टुकड़े ही लिए। जब उसने अपनी प्लेट उठाई तो सभी ने उस पर एक नज़र डाली। मीठी और खट्टी पसलियों के केवल 5 टुकड़े बचे थे। मैंने आने से पहले सभी के खत्म होने का इंतज़ार किया। मेरे पहुंचने तक कुछ ही बचे थे। मैं पूछना चाहती हूँ, मैं वास्तव में कहाँ स्वार्थी थी? आयशा ने अपने होठों को सिकोड़ा और अपनी सहायक की बाँह पकड़ ली। फिर वह धीरे से रो पड़ी। सुश्री लॉरेंस, आप क्या कह रही हैं? मैं समझ क्यों नहीं पा रही हूँ। मैंने आपको वापस खींच लिया और आपको अभी और व्यंजन लेने का आदेश दिया। टीना मेरे पीछे आए और बिना किसी स्पष्ट कारण के मुझे धक्का दे दिया। मैंने आपको कब बताया कि आप स्वार्थी हैं? कायरा अवाक रह गई। अभिनेता वास्तव में अद्वितीय थे, क्या ऐसा है?
ऐसा लगता है कि मैंने रानी आयशा का मतलब गलत समझा। रानी आयशा उपनाम से आयशा का चेहरा लाल हो गया। वह 5 साल से मनोरंजन उद्योग में है, लेकिन उसने बेस्ट रूकी अवार्ड भी नहीं जीता था। उसे केवल नामांकित किया गया था। उसने जल्दी से खुद को नियंत्रित किया और उत्कृष्ट बनने का प्रयास किया। ओह, ये कुछ भी नहीं है। मिस्टर वैंडरबिल्ट ने हमारे लिए ये दावत तैयार की है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हर कोई भोजन का आनंद लेता है। सुश्री लॉरेंस, आप युवा हैं और अभी भी बढ़ रही हैं, इसलिए आप अधिक खा सकती हैं। ये सही है। मिस्टर वैंडरबिल्ट ने आयशा के सम्मान में इस दावत का आयोजन किया। सुश्री लॉरेंस, ये स्वाभाविक है, आयशा आपको अधिक खाने के लिए प्रोत्साहित करती है। ये केवल मानव स्वभाव है। ठीक है, ठीक है। आयशा दयालु और उदार है। हम सभी को उसका आभारी होना चाहिए। मिस्टर वैंडरबिल्ट जब से हमारे समूह में शामिल हुई है, तब से वह हमारा इस तरह से ख्याल रख रही है। आयशा ने डरते हुए अपना हाथ हिलाया और कहा, ऐसा मत कहो। मिस्टर वैंडरबिल्ट और मेरे बीच अभी तक कुछ नहीं हुआ है। हा हा हा। इस दर पर नाटक के अंत से पहले आयशा मिसेज वैंडरबिल्ट बन सकती है। आयशा को ये शब्द सुनते ही खुशी हुई, लेकिन उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने अपनी निगाहें उन पर टिका दी और कहा, ओह कृपया ऐसा मत कहो। अगर आप ऐसा करते रहे तो मैं नाराज हो जाऊंगी। समूह अचानक हंसने लगा। कायरा ने पहले सोचा था कि आयशा अपेक्षाकृत मिलनसार या कम से कम सुखद है। आयशा ने अपने अंदर के गर्व के बावजूद अलग थलग दिखने का नाटक किया। उसके इस क्षण पर कायरा ने अपना बर्तन नीचे रखा, टीना को पकड़ा और उनके आराम करने वाले स्थान की ओर चल पड़ी। टीना के गाल गुस्से से लाल हो गए और उसकी आंखों में आंसू भर आए। कायरा, कायरा, मुझे पता है। कायरा ने टीना को उसकी सीट पर वापस धकेल दिया और अपनी नाराजगी के कारण उसके चेहरे पर फूले हुए गालों को हल्के से चुटकी से दबाया। आयशा अभिनय में बहुत अच्छी है, लेकिन हमारे पास कोई सबूत नहीं है। इसके अलावा पूरा स्टाफ पहले से ही उसे बॉस की गर्लफ्रेंड मानता है। अगर वह गलत है तो उसे कौन दोषी ठहरा सकता है? टीना ने तर्क समझ लिया, फिर भी वह क्रोधित होना बंद नहीं कर सकी। उसने अपने पैरों को जमीन पर कई बार पटका और निराशा में गुनगुनाया, क्या उसने आज सुबह मुझे आदेश देने की कोशिश नहीं की और असफल रही? फिर उसने तुरंत तुम्हारा पीछा करना शुरू कर दिया। कृपया मुझे कोई मौका न दें, अन्यथा मैं उसे सबके सामने बेनकाब कर दूंगी। 1 मिनट रुको। कायरा ने टीना की बात बीच में ही रोक दी और उसकी ओर मुड़ी। रुको, तुमने अभी क्या कहा? क्या आज सुबह कुछ हुआ था? मेरे जाने के बाद क्या हुआ? सुबह की घटना का जिक्र आते ही टीना का गुस्सा फूट पड़ा। उसकी भौहें गहरी सिकुड़ गईं और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं जब उसने कहा, तुम आज सुबह मिस्टर वैंडरबिल्ट के घर गई थी, है न? कायरा ने सिर हिलाया। मेरे जाने के बाद? हाँ। टीना अपनी छोटी छोटी मुट्ठियां कस लीं। तुम अभी अभी निकले ही थे कि निर्माता को वहां से फोन आया कि फिल्म का निर्माण फिर से शुरू हो सकता है। फिर वे काम पर लग गए। हमारे ब्रेक के दौरान आयशा की सहायक मेरे पास आए और मुझसे ई के लिए कॉफ़ी लाने को कहा। मैं खास उत्सुक नहीं था, लेकिन उसने कहा कि तुम यहाँ नहीं हो, मेरे पास करने के लिए और कुछ नहीं है, इसलिए उसने मुझसे सहायता करने को कहा। जितना ज़्यादा वह बोलती गई उतना ही वह क्रोधित होती गई। मैंने आयशा के लिए स्टारबक्स कॉफ़ी का 1 कप खरीदा। उसने शिकायत की कि यह बहुत कड़वी थी और वह कुछ मीठा चाहती थी। इसलिए मैं गई और उसके लिए 1 कप कैपुचिनो ले आई। किसने सोचा होगा कि उसे यह बहुत मीठा लगेगा? तुम्हें पता है कायरा, यहाँ आसपास कोई कॉफ़ी शॉप नहीं है। मुझे इसे लाने के लिए 2 ब्लॉक चलना पड़ा और उसने फिर भी इसकी आलोचना की। मैं इतनी नाराज़ थी कि मैंने स्टारबक्स कॉफ़ी के कप को फर्श पर उसकी पैंट पर मारने का नाटक किया। कायरा ने जल्दी से पलक झपकाए। उद्धरण चिन्ह ... टीना निस्संदेह ऐसा कुछ करेगी, लेकिन अगर वह होती तो वह कैपुचिनो का वह कप सीधे आयशा के सिर पर उड़ेल देती। उसने सोचा था कि आयशा के साथ उसका कोई अप्रिय व्यवहार नहीं हुआ था, तो आयशा उसे क्यों निशाना बना रही थी? उसने उम्मीद नहीं की थी कि यह इस उद्देश्य के लिए होगा। उस समय विक्रम अपने पीछे कुछ लोगों के साथ लौटा। प्रत्येक व्यक्ति के पास कॉफ़ी का 1 बैग था, लेकिन विक्रम के पास केवल 1 कप था। वह मुस्कुराया और सभी को संबोधित किया। मिस्टर वैंडरबिल्ट चिंतित थे कि आपको खाने के बाद बहुत भरा हुआ महसूस हो सकता है, इसलिए उन्होंने मुझे कुछ कॉफ़ी खरीदने के लिए कहा। प्रति व्यक्ति 1 कप। कृपया कॉफ़ी का आनंद लें। आयशा ने विक्रम के हाथ में कप को देखा और मुस्कुराकर चली गई। मिस्टर वैंडरबिल्ट एक सज्जन व्यक्ति हैं। बोलते बोलते उसने विक्रम के हाथ से कप लेने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। विक्रम उसके ठीक बगल से चला गया और कायरा की ओर बढ़ा। उसने अपना हाथ एक तरफ झुका लिया, जैसे उसने उसे देखा ही न हो। आयशा जड़वत रह गई। उसका हाथ वहीं लटक गया और उसे अजीब लगा। जैसे ही वह कायरा के पास पहुंचा और उसे कोहनी मारी, टीना लगभग अपनी जगह पर कूद पड़ी। कायरा, कायरा, क्या वह तुम्हारे पास आ रहा है? उसके रास्ते में केवल कायरा और टीना ही थीं। एक बड़ा पैर का अंगूठा भी बता सकता था कि विक्रम कायरा की ओर आ रहा है। जूलिया खुशी से झूमने वाली थी।
लेकिन कायरा शांत बैठी रही और उसका चेहरा भावहीन था। मिस डोनोवन, विक्रम ने कॉफ़ी हाथ में लेकर कायरा की ओर आदरपूर्वक हाथ बढ़ाया। ये तुम्हारे लिए एक्स्ट्रा व्हीप क्रीम के साथ मोचा फ्रेपुचिनो है। कायरा, टीना ने उत्साह से कायरा का हाथ पकड़ा और उसे हिलाया। ये तुम्हारी है पसंदीदा मोचा फ्रेपुचिनो अतिरिक्त व्हीप क्रीम के साथ। इसमें बिल्कुल आपका पसंदीदा स्वाद है। कायरा को मीठा बहुत पसंद था, न केवल खाने में बल्कि पीने में भी। टीना को दूध वाली चाय और कॉफ़ी पसंद नहीं थी क्योंकि वे बहुत मीठी थीं। लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि मिस्टर वैंडरबिल्ट ऐसे अनोखे स्वाद पसंद के बारे में जानते होंगे। टीना उत्साह से बेहोश होने वाली थी, लेकिन कायरा ने अपना हाथ दूर किया और विक्रम से कॉफ़ी ले ली। धन्यवाद। इस तरह की लापरवाही से कही गई बात और इस तरह के उदासीन लहजे में कही गई बात उस प्रसन्नता भरे आश्चर्य का कोई सबूत नहीं देती जिसकी उम्मीद की जा सकती है। विक्रम थोड़ा हैरान हुआ। ये पहली बार था जब मिस्टर सोहन ने किसी महिला के लिए कुछ खरीदा था और यह एक स्वादिष्ट कॉफ़ी थी जिसका आनंद एक छोटी लड़की ले सकती है। फिर भी कायरा ने कोई भाव नहीं दिखाया। अगर यह कोई और महिला होती तो वह बहुत खुश होती। उसने मन ही मन कायरा को अंगूठा दिखाया। वह जानता था कि वह मिस्टर सोहन की पसंद बनने की हकदार है, पक्ष या अपमान से प्रभावित नहीं। मिस डोनोवन, क्या आप आज के खाने से संतुष्ट हैं? कायरा ने कॉफ़ी का एक घूंट लिया। मिठास ने उसकी आंखें सिकोड़ दीं। मम्मा, ये स्वादिष्ट है। उसे यह पसंद आया। हालांकि इसका आनंद लेने के बावजूद उसका भाव शांत रहा। विक्रम को बेचैनी होने लगी थी। सोहन ने रात का खाना बनाया था, खास तौर पर कायरा के लिए। जब वह वापस आया तो वह इसे कैसे समझा सकता था अगर उसने खाया ही नहीं था। क्या ये तुम्हें पसंद नहीं आया? कायरा ने अपनी कॉफ़ी का एक और घूंट लिया और पास के कूड़ेदान की ओर देखा। मैंने बहुत सारे स्नैक्स खाए हैं। मुझे तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए था। विक्रम ने धीरे से अपना सिर थपथपाया और कूड़ेदान में स्नैक्स के ढेर को देखा। मिस डोनोवन, स्नैक्स केवल पूरक भोजन हैं और इन्हें मुख्य भोजन के स्थान पर नहीं लिया जाना चाहिए। मैं कल आपके लिए दोपहर और रात का खाना लाने आऊँगा। कृपया स्नैक्स खाने से बचें, अन्यथा सोहन परेशान हो जाते। इस बीच पूरा क्रू हाथ में कॉफ़ी लिए कायरा को घूर रहा था। वे नहीं जानते थे कि विक्रम कौन है, लेकिन वे जानते थे कि वह वैंडरबिल्ट के लिए काम करता है। क्या वे गलत हो सकते हैं? क्या आयशा वह नहीं थी जिसे वैंडरबिल्ट पसंद करते थे और खुश करना चाहते थे? इसके बजाय ऐसा लग रहा था कि कायरा वह वही था जिसमें उसकी रुचि थी। आयशा का चेहरा गुस्से से पीला पड़ गया। फिर भी वह शालीनता से बैठी रही। उसकी निगाह कायरा पर गहरी और जहरीली थी। उसके सहायक ने जानबूझकर आश्चर्य से पूछा, आयशा, क्या वह आदमी मिस लॉरेंस का पीछा कर रहा है? वह आदमी? आयशा ने तेजी से अपनी उग्र नज़र पर लगाम लगाई क्योंकि सभी ने अपना सिर उसकी ओर घुमाया। फिर उसने मासूमियत के भाव के साथ धीरे से अपना सिर हिलाया। मैं ईमानदारी से नहीं जानती, सहायक ने मजाकिया अंदाज में कहा। ये स्पष्ट है कि वह मिस लॉरेंस के पीछे है। देखो कि वह कैसे उसके लिए बह रहा है, जैसे वह खुद को रोक नहीं सकता। वह गहराई से प्यार में है। सभी ने फिर से विक्रम को देखने के लिए मुंह फेर लिया। जितना वे घूरते उतना ही उन्होंने पाया कि उसका व्यवहार सहायक के विवरण से मेल खाता। जब बात उन महिलाओं की आती है जिन्हें वे पसंद करते हैं तो वे उन्हें अपनी हथेली में थामना चाहते हैं। इसलिए सुश्री लॉरेंस के लिए उनकी कॉफ़ी हमारी कॉफ़ी से अलग है। वह जानबूझकर उसे खुश करने की कोशिश कर रहा है, किसी ने जोड़ा। आयशा, जो कुछ ही पल पहले गुस्से से भरी हुई थी, ने महसूस किया कि क्रू की व्याख्या सुनकर उसका गुस्सा तुरंत गायब हो गया। वास्तव में कायरा की नाजुक सुंदरता ने उसके लिए मिस्टर वैंडरबिल्ट जैसे शक्तिशाली व्यक्ति का स्नेह जीतना असंभव बना दिया। उसने एक आत्मसंतुष्ट नज़र से अपनी कॉफ़ी पी। फिर उसने पाया कि कड़वाहट कम स्पष्ट थी और मिठास का एक रंग मौजूद था। किसी भी मामले में ये केवल मिस्टर वैंडरबिल्ट के अधीनस्थों में से एक था जिसने उसे अनदेखा करने की हिम्मत की। आयशा ये सुनिश्चित करेगी कि जब भी वह मिसेज वैंडरबिल्ट बने तो उसे शर्मिंदा करने वाले इस आदमी को बाहर निकाल दिया जाए। वह शालीनता से उठी और विक्रम की ओर शान से चली गई, क्योंकि उसने देखा कि वह कायरा से बात करना खत्म कर चुका है और फिर कर्मचारियों से सब कुछ पैक करने के लिए कहता है। आज मिस्टर वैंडरबिल्ट ने हमें बहुत सारे स्वादिष्ट व्यंजन खिलाए। अपना आभार व्यक्त करने के लिए मैं क्रू की ओर से मिस्टर वैंडरबिल्ट को रात के खाने पर आमंत्रित करना चाहूंगी। अब विक्रम को ऐसा लग रहा था कि वह मिस्टर वैंडरबिल्ट के लिए निर्णय ले सकता है। उसने जवाब में मुस्कुराया, बेशक, मैं आपका संदेश मिस्टर वैंडरबिल्ट को भेज दूंगा। वह आए या ना आए, ये पूरी तरह से उन पर निर्भर है। इस मामले में मेरा कोई कहना नहीं है। आयशा मुस्कुराई और सिर हिलाया। ठीक है, धन्यवाद। उसकी मुस्कान फीकी पड़ गई और वह दूर चली गई और विक्रम की ओर एक तिरस्कार भरी नज़र डाली।
हालांकि उन्होंने सोहन को व्यक्तिगत रूप से नहीं देखा था, उन्होंने सुना था कि वह सामाजिक समारोहों और अजनबियों के साथ भोजन करने से घृणा करता था। वह अकेला भेड़िया था, हमेशा पिरामिड के शीर्ष पर खड़ा रहता था। उसने सभी का ध्यान आकर्षित किया और कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। आयशा ने मुस्कुराते हुए अपने कान के पास बालों की लट को सहलाने के लिए हाथ उठाया। मैंने बस निमंत्रण दिया है, वह आएगा या नहीं यह अभी भी अनिश्चित है। वह जानने के लिए उत्सुक थी कि क्या सोहन उसमें रुचि रखता है। वह केवल इसे एक परीक्षण के रूप में उपयोग करना चाहती थी। दूसरी ओर टीना खुशी से कायरा के सामने घूम रही थी। कायरा, कायरा, बड़े मालिक ने तुम्हारे लिए कॉफ़ी चुनी है। जैसा कि मैंने पहले कहा, वह तुम्हारे साथ अलग व्यवहार करते हैं। कायरा ने अपनी कॉफ़ी खत्म की और कप को पास के कूड़ेदान में फेंक दिया। वह बहुत खुश नहीं थी, वह तो बस शिवा के परदादा हैं। क्या? टीना वहीं रुक गई और अविश्वास से कायरा को देखने लगी। कायरा, क्या तुमने वही कहा जो मैं सोचती हूँ? कायरा ने अपना सिर हिलाया और भौहें सिकुड़ीं। टीना, वह मुझे अपनी नज़र में जूनियर मानता है। क्या सीनियर्स के लिए अपने जूनियर्स का ख्याल रखना स्वाभाविक नहीं है? आयशा और उसकी असिस्टेंट की तरह मत बनो, जो हमेशा चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचती हैं। अगर तुम किसी के इरादों को नहीं समझ पाओगी तो ये शर्मनाक होगा। टीना अवाक रह गई। कायरा ने उसे बताया था कि शिवा के परदादा के बारे में कल रात क्या हुआ था। वह बहुत बूढ़ा होगा। जाहिर है कि उसकी अपनी उम्र के आदमी के लिए कायरा के खिलाफ कोई बुरी नीयत नहीं होगी। अगर होती भी तो उसे खुश नहीं होना चाहिए, उसे गुस्सा आना चाहिए। आखिर कायरा सुंदर, प्रतिभाशाली और अमीर थी। उसे कोई भी आकर्षक आदमी मिल सकता था जो वह चाहती थी। उसे किसी बूढ़े पुराने आदमी से खुश होने की कोई ज़रूरत नहीं थी। सेट पर रात के दृश्य सुबह तक चलते थे। करिश्मा ने आखिरकार सुबह 2 बजे के आसपास सभी को जाने दिया। कायरा जब मोटल लौटी तो इतनी नींद में थी कि तकिए पर सिर रखते ही सो गई। टीना ने उसके दरवाजे पर दस्तक दी जैसे उसने कुछ सेकंड के लिए ही अपनी आंखें बंद की हों। कायरा, उठो, काम पर जाने का समय हो गया है। कायरा को यह मनोरंजक लगा कि आईने के सामने खड़े होकर अपनी आंखों के नीचे काले घेरे देखे जैसे कि उसे मुक्का मारा गया हो। उसने जम्हाई ली, अपनी आंखों के नीचे काले घेरों पर मेकअप लगाया और दरवाजे की ओर बढ़ गई। कायरा थकी हुई महसूस करते हुए अपने आराम क्षेत्र में आई और बैठ गई। शिवा, मयंक और आयशा के साथ दृश्यों का विश्लेषण करने के बाद वह हिलने में असमर्थ थी। टीना ने उसे चिंतित नज़र से देखा और कहा, कायरा, तुम थोड़ी झपकी ले लो। जब करिश्मा को तुम्हारी सहायता की ज़रूरत होगी तो मैं तुम्हें जगा दूंगी। कायरा थक गई थी। उसने सिर हिलाया और अपनी आंखें बंद करने के लिए तैयार थी जब निर्माता ने प्रवेश किया। उन्होंने सभी का ध्यान आकर्षित करने के लिए अपने हाथ जोड़े और कहा, आप सभी के लिए एक अच्छी खबर है, वह हमारे साथ डिनर करने के लिए सहमत हो गए हैं। तारीख और समय आज शाम 6 बजे तय किया गया है। क्रू से कोई भी अनुपस्थित नहीं हो सकता है। कायरा अभी तक सोई नहीं थी। वह उठ खड़ी हुई और निर्माता की बातें सुनने के बाद चली गई। करिश्मा, मैं बहुत थक गई हूँ, मैं आज दोपहर नहीं आ पाऊंगी। ऐसा कैसे हो सकता है? निर्माता ने नाराजगी में भौहें सिकोड़ लीं। ये स्पष्ट रूप से कहा गया था कि क्रू से कोई भी अनुपस्थित नहीं हो सकता है। आप अपवाद नहीं बना सकते, सुश्री लॉरेंस। कायरा ने गले में तकलीफ महसूस करने के बाद निगल लिया। उसके माथे पर बुखार जैसा महसूस हुआ। उसे शायद सर्दी लग गई हो। फिर उसने धैर्यपूर्वक समझाया, मैं कल रात बाहर थी और रात की हवा से मुझे ठंड लग गई। मैं कल रात पर्याप्त नींद भी नहीं ले पाए, इसलिए हो सकता है हम सब ने कल रात देर तक काम किया। सिर्फ तुम ही नहीं हो जिसे सर्दी जुकाम या रात को ठीक से नींद नहीं आई। मेरी प्यारी आयशा भी आज सुबह खांसते हुए उठी। वह अभी भी कड़ी मेहनत कर रही है। ये सब पेशेवराना अंदाज है। करिश्मा ने आयशा के लिए अपनी चिंता तुरंत जाहिर की। आयशा, क्या तुम्हें खांसी आ रही है? निर्माता भी चिंतित था। आयशा, तुम मुख्य नायिका हो, तुम बीमार नहीं पड़ सकती। अगर तुम ठीक महसूस नहीं कर रही हो तो पूरा क्रू ठीक से शूटिंग नहीं कर सकता। आयशा ने अपने हाथ से अपना मुंह ढक लिया और कुछ बार खांसने का नाटक किया। उसने बेचैनी में अपनी भौहें सिकुड़ी और कहा, आहम, ये ठीक नहीं है, कुछ गंभीर है। मैं बाद में कुछ सर्दी की दवाई ले लूँगा और सब ठीक हो जाएगा। आयशा, तुम अपनी सेहत का बेहतर ख्याल क्यों नहीं रखती? काम ज़रूरी है, लेकिन तुम्हारी सेहत उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। हम यही करेंगे। मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ गर्म हर्बल उपचार ला कर देता हूँ। तुम दवाई ले सकती हो और अगले सीन के दौरान आराम कर सकती हो, फिर थोड़ी देर लेट सकती हो। सहायक निर्देशक के बोलने के बाद वह खुशी खुशी आयशा के लिए सर्दी से राहत दिलाने के लिए चली गई। कायरा ने आयशा के लिए सभी की चिंता और देखभाल देखी, लेकिन किसी को भी इस बात की परवाह नहीं थी कि वह बीमार है या नहीं। उसने अपनी भौहें सिकुड़ी, पलटी और अपने आराम करने के स्थान की ओर चली गई। जब तक वह अपनी मृत्युशैया पर नहीं थी, उसे आज दोपहर के भोजन में शामिल होना जरूरी लग रहा था।
अन्यथा पूरा दल यह मान लेगा कि वह ज़रूरत से ज़्यादा प्रतिक्रिया कर रही है। कैरा ने पानी का एक घूंट लिया लेकिन कुछ नहीं खाया। वह अपनी आराम कुर्सी पर लेट गई और खुद को जैकेट से ढक लिया। वह बहुत थक गई थी और गहरी और धुंधली नींद में सो गई। जूलिया ने कुछ दलिया खरीदा था। वह उसे जगाने और उसे खाने के लिए कहना चाहती थी, लेकिन कई बार पुकारने के बाद भी कैरा ने कोई जवाब नहीं दिया। टीना ने कैरा के माथे पर अपनी हथेली उठाई और उसके गर्म गालों को देखा, लेकिन भीषण गर्मी के कारण उसने जल्दी से उसे वापस खींच लिया। कैरा, कैरा, कैरा। नींद में भी कायरा टीना की आवाज़ से चौंककर जाग गई। टीना, मुझे मत बुलाओ, मैं अभी भी जिंदा हूँ। तुम क्या कह रही हो? टीना लगभग रोने के कगार पर थी। तुम्हें बुखार है, मैं तुम्हें अभी अस्पताल ले जा रही हूँ। ये ठीक है। कायरा ने उसका हाथ झटक दिया और अपने कपड़े कस लिए। बस बाहर जाकर मेरे लिए कुछ दवा ले आओ। दवा लेना ठीक है, लेकिन मैं करिश्मा से बात करूंगी और उसे बता दूंगी कि हम आज दोपहर डिनर में शामिल नहीं होंगे। नहीं, कायरा ने उसे रोका, हमें अभी भी डिनर के लिए रेस्तरां जाना है। मुझे थोड़ा आराम करने की ज़रूरत है। जाओ मेरे लिए दवा ले आओ। टीना जानती थी कि एक बार फैसला लेने के बाद वह कायरा को मना नहीं सकती। कायरा हमेशा ऐसी ही थी। एक बार उसने जो फैसला कर लिया, तभी टीना ने उसे याद दिलाया। कैरा, हमें नहीं पता कि आज रात हम किस समय खाना खाएंगे। चलो गर्म कपड़े पहनते हैं। तुम बीमार होने पर सर्दी नहीं पकड़ना चाहती। कैरा ने सिर हिलाया और टीना को गुलाबी फ्री स्वेटर से उसे ढकने दिया। जब टीना ने उसे पहनाया तो उसने इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचा, लेकिन जब वे बाहर निकले तो उसे एहसास हुआ कि यह बहुत मोटा था और उसे पसीना आ गया। जब दर्जनों लोग होटल के प्रवेश द्वार पर खड़े थे तो किसी ने अंदर से बाहर निकल रही आयशा की ओर इशारा किया और चिल्लाया, आयशा, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। ओह, तुम मेरी देवी हो। मेरे दोस्तों को सुनने के लिए धन्यवाद।